जो लोग प्रतिभा वर्ग में प्रवेश कर पाते हैं वे सभी बेहद प्रतिभाशाली होते हैं। और तियान हालांकि युवा वर्ग में नहीं था, फिर भी युवा वर्ग में उसकी रैंकिंग काफी अच्छी थी। लू चेंझोउ की कोई रैंकिंग नहीं थी। उस समय वह फांगशान मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में खूब पैसा कमा रहा था और उसे इस तरह की बुनियादी परीक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिसका कोई ठोस इनाम न हो। 1 मार्च जिम में लोहे के चेहरे वाला बाघ अपने हाथ पीठ के पीछे बांधकर खड़ा था। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। लू चेंझोउ के मुंह के समाप्त होने के बाद लौह चेहरे वाले बाघ ने मुश्किल से ही सिर हिलाया और उदासीनता से कहा, कोई बात नहीं, 1 महीने पहले की तुलना में आपने काफी सुधार किया है। वह मुड़ा और चला गया। उसके चेहरे पर खुशी की एक ऐसी झलक दिखाई दी जिसे पहचानना मुश्किल था। लोहे के चेहरे वाले बाघ के अंदर, अच्छा बच्चा है, मुझे खुशी है कि मैंने कठोर शब्दों से शुरुआत नहीं की, वरना वह मुझे उन्हें खाने पर मजबूर कर देता। इस महीने में उसका सुधार मेरी उम्मीदों से कहीं अधिक रहा। लोहे के चेहरे वाला बाघ सतह पर जितना शांत दिखता था उतना शांत नहीं था। यह उनका प्रतिभाशाली छात्रों की कक्षा का नेतृत्व करने का पहला अनुभव था। इससे पहले वे सामान्य छात्रों की कक्षा का नेतृत्व करते थे। उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि सामान्य छात्रों में से सबसे प्रतिभाशाली छात्र भी लू चेंझोउ की आधी प्रतिभा के बराबर भी नहीं हो सकता था। प्रतिभाशाली छात्रों की श्रेणी में आने वाले लोग वास्तव में अलग होते हैं। जिम से निकलने के बाद आयरन फेस्ट टाइगर ने एक फोन कॉल किया। श्रीमान ली, क्या हालचाल है? दूसरी तरफ से हॉन फू की आवाज आई। आयरन फेस्ट टाइगर दशकों से प्रशिक्षण दे रहे थे। हॉन फू उनके शुरुआती छात्रों में से एक थे। मुख्यालय द्वारा उन्हें सू शहर शाखा में नियुक्त किए जाने के बाद हॉन फू के संपर्क में आना स्वाभाविक था। जिस छात्र की आपने पहले सिफारिश की थी वह वाकई प्रभावशाली है। हॉन फू थोड़ी देर रुका, फिर हंस पड़ा। शिक्षक जी, ये सिर्फ प्रभावशाली नहीं है, वह बहुत ही असाधारण है। मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब आपको पता चल गया होगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, है ना? देखो तुम कितने खुश हो। अब मुझे जाना होगा। शिक्षक जी, आप बस चुपके से आनंद लीजिए। लू चेंझोउ की प्रतिभा को देखते हुए वह जल्द ही इस छोटी सी प्रतिभा कक्षा में अपनी अलग पहचान बनाएगा और तेंगलोग 6 की तरह सबको पीछे छोड़ देगा। ड्रैगन सिटी की हिडन ड्रैगन लिस्ट का ताज जल्द ही हाथ बदलेगा, मेरी बात याद रखना। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। टाइगर फॉर्म की प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित करना इस युवा पर निर्भर करता है। फोन रखने के बाद हॉन फू की विजयी आवाज ली गुई के दिमाग में गूंजती रही। हिडन ड्रैगन लिस्ट में पहला नाम। हॉन फू ने सचमुच ऐसा कहने की हिम्मत की है। ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में छात्रों की क्षमता का आकलन करने और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए तथाकथित हिडन ड्रैगन लिस्ट नामक एक साधन का उपयोग किया जाता था। इस सूची में युवाओं या युवा वयस्कों के समूहों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता था। 35 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह शाखा हो या मुख्य परिसर, चाहे वह अभी भी स्कूल में हो या नहीं, ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में पंजीकृत कोई भी छात्र, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, पंजीकरण करा सकता है। हिडन ड्रैगन लिस्ट के शीर्ष प्रतिभावान खिलाड़ी आमतौर पर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्कूल का प्रतिनिधित्व करते थे, अन्य स्कूलों के साथ मुकाबले करते थे और यहां तक कि अखिल राष्ट्रीय मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भी भाग लेते थे। ली गुई ने अपना सिर हिलाया। हॉन फू इस युवक के बारे में कुछ ज्यादा ही आशावादी था। ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह थी जहां छिपे हुए ड्रैगन और घात लगाए बैठे बाघ थे। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मध्यम स्तर के मार्शल आर्टिस्टों को शामिल किया गया था। 18 वर्ष से कम आयु के प्रतिभागियों को सीमित करने से शायद कम मजबूत प्रतिभागी शामिल होते, लेकिन इसे 35 तक बढ़ाने से कई मार्शल आर्टिस्टों को मौका मिला। इनमें से कई लोग बाहर से अनुभव प्राप्त कर रहे थे या अपनी खुद की मार्शल आर्ट्स अकादमियां चला रहे थे, लेकिन वे सभी ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के छात्र थे और प्रतियोगिता में भाग ले सकते थे। मुझे ये देखने की उत्सुकता है कि यह व्यक्ति भविष्य में कैसा प्रदर्शन करेगा। 3 मार्च को जिम में पब फ्यूचर एड्स। ली गुई ने लू चेंझोउ को टाइगर सुप्रीम फिस्ट का अभ्यास करते हुए गंभीरता से देखा। लू चेंझोउ के मुंह के पूरे होते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और ली गुई चुप हो गया। अध्यापक लू चेंझोउ ने ली गुई के मूल्यांकन का इंतजार किया। ली गुई एक पल के लिए हिचकिचाई और बोली, आह, क्या हुआ? शिक्षक जी, क्या आप बता सकते हैं कि क्या कुछ गड़बड़ है? ली गुई ने इस पर अच्छी तरह सोचा और फिर अपना सिर हिलाया। आपकी पहली तकनीक ने बड़ी सफलता हासिल कर ली है। इस स्तर पर कोई खामी नहीं है, बस इसे लगातार परिष्कृत करते रहना और पूर्णता की ओर ले जाना बाकी है। ली गुई को हॉन फू के शब्द याद आ गए।
उस आदमी ने उससे झूठ नहीं बोला था। लू चेंझोऊ ने भी मन ही मन राहत की सांस ली। कठोर चेहरे वाला बाघ बहुत सख्त था, वो वास्तव में कुछ दबाव महसूस कर रहा था। मार्शल आर्ट्स ट्री पर टाइगर सुप्रीम फिस्ट ग्रेट सक्सेस 3%। 7वें रैंक के क्यूई ब्लड का मानक 3.58 है। वह फिलहाल 3.73 पर है, जो एक और अतिरिक्त सफलता है। 8वां स्थान भी ज्यादा दूर नहीं था। डिंग लिंग लिंग। पब फ्यूचर एड्स। क्लास खत्म हुई। ली गुई को होश आया और उसने पूछा, चेंझोऊ, क्या आपने अभी तक हिडन ड्रैगन लिस्ट के लिए साइन अप किया है? लू चेंझोऊ ने अपना सिर हिलाया। अभी तक नहीं। दूसरों से बातचीत करते समय उसने हिडन ड्रैगन लिस्ट के बारे में सुना था, जो ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी की सबसे आधिकारिक आंतरिक रैंकिंग है, जिसे महत्वपूर्ण सामाजिक मान्यता भी प्राप्त है। दरअसल सभी 24 शीर्ष मार्शल विश्वविद्यालयों में गैलेक्सी लिस्ट, ड्रैगन एंड टाइगर लिस्ट, सीकिंग दाओ लिस्ट जैसी समान आंतरिक रैंकिंग थी। लेकिन हिडन ड्रैगन लिस्ट को अनलॉक करने के लिए महान योग्यता की आवश्यकता थी। लू चेंझोऊ को लगा कि इसे खोलने के लिए अभी उनकी साधना का स्तर आवश्यक नहीं है। ली गुई ने कहा, वापस जाकर रैंकिंग खोलें, यह आपके लिए फायदेमंद होगा। कैफेटेरिया में रात का खाना खाने के बाद विला में वापस लौटना। बेडरूम में वापस आकर लू चेंझोऊ ने हिडन ड्रैगन लिस्ट को खोलना जारी रखा। एक महान गुण खो गया। ड्रैगन सिटी ऐप पर एक संदेश दिखाई दिया, आपने हिडन ड्रैगन लिस्ट खोली है। इस रैंकिंग में केवल 35 वर्ष से कम आयु के ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के पंजीकृत छात्र शामिल हैं। रैंकिंग का निर्धारण साधना, प्रतिभा, प्रतियोगिता परिणाम, मूल्यांकन, प्रदर्शन, कार्यपूर्णता और शिक्षक रेटिंग के आधार पर किया जाता है। ये रैंकिंग हिडन ड्रैगन समीक्षा समिति द्वारा संकलित की जाती है और सूची को प्रतिदिन आधी रात को अपडेट किया जाता है। वर्तमान रैंकिंग 3000। हिडन ड्रैगन में आपका वर्तमान स्कोर 1000। इस साधना स्तर के साथ मेरी रैंक 3000 है। लू चेंझोऊ आश्चर्यचकित थी। हिडन ड्रैगन लिस्ट में मानदंडों की एक व्यापक परत थी, जिसमें वे पूर्व छात्र भी शामिल थे जो 4 साल बाद स्कूल में टिक नहीं पाए, और वे सभी इसमें समाहित थे। उसने और आगे देखा। शी रुयू ने 1222 अंकों के साथ 2900 पहली रैंक हासिल की। बहन शी, जो हुआ क्षेत्र की समझ रखने वाली 8वीं रैंक की छात्रा हैं और मुझसे 2 महीने पहले विद्यालय में दाखिल हुई थी, उनकी रैंक मुझसे बहुत ऊंची नहीं है। क्या इसका कारण यह है कि मैं प्रतिभा वर्ग में हूं? उन्होंने और गौर से देखा। शियाओहे को छोड़कर तेंदुलों के 6 सदस्यों की रैंकिंग काफी ऊंची थी। सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन वांग होंगदाओ का रहा, जिनकी रैंक 500वीं थी। 10वीं रैंक होने के बावजूद उन्हें शीर्ष 500 खिलाड़ियों में ही जगह मिल पाए, और यह कहना गलत नहीं होगा कि उनसे आगे लगभग सभी शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट थे। 10वीं रैंक हासिल करने वाला भी शीर्ष 500 में कैसे पहुंच जाता है? लू चेंझोऊ ने अपने मन में एक मामूली लक्ष्य निर्धारित किया। 18 साल का होने से पहले ही उनका लक्ष्य शीर्ष 500 खिलाड़ियों में शामिल होना था। 10 मार्च। इस दिन कक्षा शिक्षक, जो हमेशा एक दिव्य ड्रैगन की तरह मायावी रहे थे, ने अंततः लू चेंझोऊ को विला क्षेत्र के विला नंबर 11 में स्थित अपने निवास पर आने के लिए कहा, जहां वह फल और सब्जियों जैसी सामान्य चीजें उगाते थे और उनके पास औषधीय जड़ी बूटियों वाले कुछ गमले थे। स्टोन बाउल, लियू घास बाय लिंगजी। लू चेंझोऊ ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए मार्शल आर्ट्स इन स्क्रिप्चर की समीक्षा की। युवक, अंदर आओ। आवाज सुनकर लू चेंझोऊ ने दरवाजे की ओर देखा। क्विंटियन कांग, वरिष्ठ। उसके सामने खड़े व्यक्ति के बाल सफेद थे लेकिन चेहरा युवा था, और उसकी आंखें बाज की तरह तेज थीं। ये जी जुआनटों के शिक्षक ली शौकुन थे। अंदर आए। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि हमारी क्लास टीचर आप हैं, सीनियर। मास्टर ने इसका जिक्र नहीं किया था। उसे भी नहीं पता। प्रतिभा प्रशिक्षण कक्षा के शिक्षकों को गुप्त रहना पड़ता है ताकि कुछ शत्रुतापूर्ण ताकतें मेरी क्षमताओं का विशेष रूप से अध्ययन करके आपकी हत्या को अंजाम न दे सकें। अच्छा ऐसा है। क्विंटियन कैंग ने लू चेंझोऊ को बैठने के लिए आमंत्रित किया और मुस्कुराए। बुरा नहीं है, दाखिला लेने के महज 1 महीने बाद ही 7वें रैंक में पहुंच गए। क्या आपने हुआ क्षेत्र को समझ लिया है? अभी नहीं, लेकिन जल्द ही। आपको रैंक में आए हुए केवल 1.5 साल हुआ है और आपने सीधे ही 7वीं रैंक हासिल कर ली है। ची ब्लड में तेजी से हो रही वृद्धि के कारण मार्शल आर्ट कौशल को बनाए रखने में कठिनाई होना स्वाभाविक है। निर्णायक मंडल की आपसे अपेक्षाओं के अनुसार प्रतिभा वर्ग में बने रहने के लिए 4 वर्षों में 9वीं रैंक तक पहुंचना पर्याप्त होगा। क्या आप आश्वस्त हैं? हाँ। क्विंटियन कैंग मुस्कुराया और बोला, अच्छा, तुम जी शुवांटोव के शिष्य हो, इसलिए मेरे परपोते हो।
मैं तुम्हें स्वागत उपहार देना चाहता था, लेकिन कक्षा शिक्षक होने के नाते यह उचित नहीं होगा। थोड़ी असमानता अन्याय से बेहतर है। मैं बाघ रूप में कुशल नहीं हूं, इसलिए मैं तुम्हें मुक्केबाजी की तकनीक नहीं सिखा सकता, लेकिन यदि तुम्हें मुक्केबाजी के सिद्धांत के बारे में कोई बुनियादी प्रश्न हो तो बेझिझक मुझसे निजी तौर पर मिल सकते हो। धन्यवाद सीनियर, किंगटियन कांग ने गंभीरता से कहा। प्रतिभाशाली छात्रों के लिए जल्द ही प्रशिक्षण शुरू होगा। कृपया पहले से ही तैयार रहें। प्रशिक्षण खतरनाक हो सकता है, आपको खूंखार ब्लैक नाइट्स या पंथवादियों से निपटने में पुलिस की सहायता करनी पड़ सकती है। प्रशिक्षण ग्रेड से हिडन ड्रैगन लिस्ट में महत्वपूर्ण बोनस मिलता है। इस दौरान सू शहर की पुलिस के पेशेवर आप सभी को प्रशिक्षित करेंगे। शिक्षक जी, क्या आप मुझे प्रशिक्षण स्थल बता सकते हैं? ऐसा नहीं होगा। लू चेंजो ने आगे कुछ नहीं पूछा। उसने अनुमान लगाया कि प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभाशाली व्यक्तियों की हत्या करने वाली शक्तियों को रोकने के लिए शीर्ष स्तर के मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय ऐसे प्रशिक्षण को गोपनीय रखते हैं। प्रशिक्षण की घोषणा जोर शोर से करने से अपराधी आकर्षित होकर पकड़े तो जा सकते हैं, लेकिन इससे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी। विला नंबर 32। पिताजी, हमारी बचत में कितने पैसे हैं? लू चेंजो अंदर आया और उसने लू गोपिंग से पूछा, जिसने अभी अभी अपने मुक्केबाजी का अभ्यास समाप्त किया था। लू गोपिंग ने अपना फोन चेक किया। देखने दीजिए, ये 14 लाख से थोड़ा अधिक है। स्थिर जमा में शुरुआत में मैंने आपकी दवा खरीदने के लिए उस सारी रकम को एक चेकिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था, इसलिए उस पर ज्यादा ब्याज नहीं मिलता है। तो मुझे 10 लाख उधार दे दो। ठीक है, लेकिन आपको इसकी जरूरत किस लिए है? मैं एक सुरक्षा कवच खरीदना चाहता हूं जो बुलेट प्रूफ हो और अंतरिक्ष हमलों से बचाव कर सके। ठीक है, मैं इसे अभी आपको ट्रांसफर कर देता हूं। आपके खाते में, जिसका नंबर 9527 पर समाप्त होता है, 1.35 मिलियन की राशि स्थानांतरित की गई है। शेष राशि 4.4 मिलियन। धन्यवाद पिताजी, मैं जल्द ही आपको पैसे लौटा दूंगा। मुझे बस 10 लाख की जरूरत है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वैसे भी आपके लिए ही बना है। कैंपस में रहने के कारण दंपति के खर्चे बहुत कम थे। लू चेंजो बड़बड़ाते हुए अपने शयन कक्ष में लौट आया। मेरे पास अगले 5 महीनों के लिए पर्याप्त मार्शल आर्ट सप्लीमेंट्स हैं, इन बचत को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 39 महान पुण्य कुछ समय के लिए पर्याप्त होंगे, लेकिन अब मुझे 600,000 की कमी है। 2 महीने में 6 लाख कमाना मुश्किल होगा। इस स्तर पर उन्हें मार्शल आर्ट के अभ्यास के लिए समय निकालना आवश्यक था और वे मिशन पर नहीं जाना चाहते थे। निजी तौर पर मुक्केबाजी की तकनीक सिखाने से केवल थोड़ी सी ही कमाई होगी। मुझे पैसे उधार लेने पड़ेंगे। लू चेंजो ने सोच विचार करने के बाद किन झेंग को ढूंढने का फैसला किया। जी जुवानटोव के स्वभाव को जानते हुए उसे यकीन था कि वह इसे मुफ्त में ही दे देगा, और लू चेंजो हमेशा पैसे मांगना नहीं चाहता था। उसने किन झेंग का नंबर डायल किया और धीमी आवाज में पूछा, किन झेंग, मुझे हाल ही में एक आपातकालीन स्थिति का सामना करना पड़ा है। क्या मैं आपसे 6 लाख उधार ले सकता हूं? आज छुट्टी का दिन था और किन झेंग जाहिर तौर पर अभी अभी जागा था। 6 लाख? मुझे अपने पिताजी से पूछना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं एक ऋण पत्र लिख दूंगा। कुछ ही देर बाद लू चेंजो के फोन पर एक संदेश आया। आपके खाते में, जिसका नंबर 9527 पर समाप्त होता है, 600,000 की जमा राशि प्राप्त हुई है। शेष राशि 5,000 है। किन झेंग ने कहा, जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना। मेरे पिताजी ने कहा कि जब तुम्हारे पास पैसे हो तब तुम इसे चुका सकते हो। ठीक है, मैं दस्तानों के पैसे के साथ साथ यह भी चुका दूंगा। नहीं, वो एक अलग बात है, दस्ताने तो उपहार में मिले थे। किन झेंग बहुत दयालु थे। लू चेंजो इस अच्छे भाई को कभी नहीं भूलेंगे। फोन रखने से पहले किन झेंग ने कहा, चेंजो, चलो साथ में खाना खाते हैं और जब तुम खाली हो तब मिलते हैं। जरूर। लू चेंजो ने तुरंत 5 मिलियन मूल्य के सुरक्षा मुकदमे का आदेश दिया और उनका खाता फिर से शून्य हो गया। स्पष्ट रूप से कहें तो उसका दिल बुरी तरह से टूट चुका था। शहर के भीतरी इलाके में एक स्वीट बस यूं ही गायब हो गया। 5 मिलियन वस्तुओं की डिलीवरी वाकई बहुत तेज थी। उसी शाम लू चेंजो स्कूल के डिलीवरी रूम में पहुंचे और बेहद सुरक्षित पैकेज प्राप्त किया। विला के बेडरूम में वापस आकर उन्होंने पैकेज खोला तो उसमें उन्हें गहरे नीले रंग का वॉर्ड प्रोटेक्शन सूट मिला। सुरक्षा सूट 2 हिस्सों के सेट में आता था, जिसमें एक जैकेट और एक पैंट शामिल थी। यह इतना पतला है, लगभग थर्मल अंडरवियर जैसा। इस तरह का सुरक्षा कवच केवल गोलियों को अंदर घुसने से रोक सकता है,
लेकिन प्रभाव बल से बचाव नहीं कर सकता है ना। लू चेंझोऊ को संदेह हुआ और उसने सूट को एक लकड़ी के पुतले पर रख दिया। उसने रसोई का चाकू उठाया और तेजी से छाती की ओर वार किया। जैसे ही चाकू नर्म कपड़े से टकराया, सुरक्षा सूट का कपड़ा बल के कारण तुरंत सिकुड़ गया। धड़ाम! रसोई का चाकू किसी धातु की चादर से टकराकर मुड़ गया था। उसने कटे हुए स्थान की जांच की, वहां एक हल्का सा निशान था जो तेजी से सामान्य कपड़े में बदल रहा था। कितनी अद्भुत सामग्री है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसकी कीमत 5 मिलियन है। लू चेंझोऊ ने कपड़े पर हथेली से प्रहार करते हुए डार्क फोर्स का प्रयोग किया। बल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नष्ट हो गया, शेष ऊर्जा लकड़ी के पुतले पर लगी, जिससे वह अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। क्या डार्क फोर्स को भी कुछ हद तक कम किया जा सकता है? उसने सुरक्षात्मक सूट पहनकर देखा और पाया कि यह बहुत ही चुस्त और लचीला है। ऐसा लग रहा था जैसे वह नर्म पानी में लिपटा हुआ हो और ठंड के मौसम में गर्माहट की लहरें उसके शरीर को पोषण दे रही हों। यही तो प्रौद्योगिकी की शक्ति है। लू चेंझोऊ ने सुरक्षा सूट पहनकर ब्लैक टाइगर फिस्ट का अभ्यास किया। उन्हें जरा भी असहजता महसूस नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे उन्होंने ढीले ढाले प्रशिक्षण वस्त्र पहने हों। इसे प्रशिक्षण वस्त्रों के नीचे पहना जा सकता था, इसलिए उन्हें नहाने और प्रतियोगिता के अलावा सुरक्षा सूट उतारने की आवश्यकता नहीं थी। इस सूट के साथ निम्न स्तर का हार्ड ची गोंद वास्तव में ज्यादा उपयोगी नहीं है। एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए ये सुरक्षा कवच ही काफी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हार्ड ची गोंद धीरे धीरे समय के साथ लुप्त होता जा रहा है। लेकिन मुझे अभी भी इसका अभ्यास करना होगा, क्योंकि सुरक्षा कवच हमेशा बाहरी ही रहेगा, असली ताकत तो शरीर में ही निहित होती है। हार्ड ची गोंद ने लगभग हमेशा ही लू चेंझोऊ को समान स्तर की लड़ाई में अजेय स्थिति में पहुंचा दिया था और कई मौकों पर उसकी जान बचाई थी। मार्शल आर्ट्स ट्री के साथ उसे विश्वास था कि हार्ड ची गोंद में अपार क्षमता है। उसने कमर के निचले हिस्से पर हल्के वार करने की कोशिश की और महसूस किया कि सूट के सख्त होकर सुरक्षा प्रदान करने से पहले ही कमर के निचले हिस्से पर काफी प्रभाव पड़ता है, जिससे महत्वपूर्ण अंगों को बहुत कम सुरक्षा मिलती है। कोई विकल्प नहीं, वो इलाका बहुत ही खुला हुआ है। हार्ड ची गोंद की कई विधियों में कमर का निचला हिस्सा एक ज्ञात कमजोर बिंदु है। ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी आयरन क्रॉच स्किल का अभ्यास करने की जरूरत है। ... समय बहुत जल्दी बीत गया। देखते ही देखते 31 मार्च आ गया। विला के मार्शल आर्ट्स कक्ष में लू चेंझोऊ ने अपनी मार्शल आर्ट्स में मिली सफलता की रोमांचक अनुभूति का आनंद लिया और 6 फीट ऊंचे स्वस्थ मार्शल आर्ट्स वृक्ष को देखा। समुद्र विस्तारित शरीर, महान सफलता, 100% पूर्णता, एक रहस्यमय शक्ति का निरंतर प्रवाह एक्यूपॉइंट से उसके निचले शरीर में और पूरे शरीर में प्रवाहित हुआ। एक सूक्ष्म शक्ति ने उसकी हड्डियों को बाघ के रूप की कठोरता को बनाए रखते हुए थोड़ी सी चपलता प्राप्त करने की अनुमति दी और उसकी मांसपेशियां अधिक पतली और चिकनी और भी अधिक दोषरहित हो गईं। उसे धुंधली धुंधली लहरों के किनारे से टकराने और अबाबिलों के झुंड के उड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी और लू चेंझोऊ खुद मानो एक स्वतंत्र रूप से तैरने वाले अबाबिल में बदल गया हो, जो हवाओं पर सवार होकर विशाल महासागर में लहरों को चीरता हुआ उड़ रहा हो। समुद्र की लहरों जैसा शरीर परिपूर्ण हो गया। चूंकि यह गति तकनीक एक गौण विधा थी, इसलिए उन्होंने फ्लाइंग स्वेलो सी फ्लाइंग रूटीन पर उतना समय नहीं बिताया था और प्रेरणा के क्षणिक झटकों के बिना उन्हें इसमें निपुणता हासिल करने में 1 वर्ष से अधिक समय लग गया। माउंटेन क्रॉसिंग बॉडी के लिए लगे 8 महीनों की तुलना में यह वास्तव में बहुत धीमा था, लेकिन फिर भी उनकी प्रगति उनके हाई स्कूल के उन सहपाठियों से कहीं अधिक थी जो स्वेलो फॉर्म बॉडी तकनीक का अभ्यास करते थे। पेड़ की शाखा पर समुद्र में विलीन शरीर का प्रतीक एक फूल पूरी तरह खिल गया और फिर तुरंत मुरझा गया, जिससे एक हल्का नीला चमकीला सफेद फल पीछे रह गया। जैसे ही बीज गिरा, वह प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गया जो नवगठित शाओचोग एक्यूपॉइंट में विलीन हो गई। दिव्य बीज समुद्र में लौटती हुई अबाबिल प्रथम श्रेणी शाओचोग एक्यूपॉइंट में छिपी हुई। अबाबिल पक्षी इधर उधर उड़ रहा है और समुद्र शहतूत के खेतों में तब्दील हो रहा है। प्रभाव 1, निगलने की चपलता में एक स्तर की वृद्धि, जिससे सार्वभौमिक गति तकनीकों की समझ में थोड़ा सुधार होता है। प्रभाव 2, निगलने की विधि में एक स्तर की वृद्धि, जिससे निगलने की विधि की मुट्ठी तकनीकों की समझ में थोड़ा सुधार होता है। प्रभाव 3, समुद्र व्यापी पानी के नीचे का वातावरण निगलने के रूप की मुट्ठी की शक्ति को थोड़ा बढ़ाता है। माउंटेन क्रॉसिंग बॉडी को एक उदाहरण के रूप में देखते हुए लू चेंझोऊ ने सी स्वीपिंग बॉडी के प्रभावों का पहले से ही मोटे तौर पर अनुमान लगा लिया था, सिवाय तीसरे प्रभाव के जो उनके लिए थोड़ा आश्चर्यजनक था। कितना दिलचस्प है!
इसमें माउंटेन क्रॉसिंग बॉडी के पहाड़ी और वन वातावरण को भी जोड़ दें तो ऐसा लगता है कि मैं हर तरह के भूभाग में अजेय बनने की ओर अग्रसर हो रहा हूं। मैंने सुना है कि अखिल राष्ट्र मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में कुछ प्रतियोगिता स्थल पारंपरिक मंचों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनमें से कुछ ऐसे यादृच्छिक परिदृश्य वाले मंच हैं जो वास्तविक बाहरी लड़ाइयों का अनुकरण करते हैं। ये प्रभाव पूरी तरह से बेकार नहीं हो सकते। यदि इनका सही उपयोग किया जाए तो ये आश्चर्यजनक परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। समुद्र स्वीपिंग बॉडी के पूरा होने के साथ ही लू चेंजो को अबाबिल की तरह हल्का मुहावरे का गहरा अर्थ समझ आ गया था। उसने अपने पैरों से बल लगाया, मार्शल आर्ट्स ट्री की दूसरी मंजिल की खिड़की खोली और हल्के से कूद गया। एक पल के लिए लू चेंजो को लगा मानो गुरुत्वाकर्षण कम हो गया हो। वह 10 फीट से अधिक ऊंचाई से बिना लुढ़के एक गिरते हुए पत्ते की तरह हल्का होकर गिरा। जैसे ही उसने जमीन को छुआ, उसका बायां पैर उड़ती हुई अबाबिल की तरह पानी में उछला और उसे 10 फीट की ऊंचाई तक उछाल दिया, जहां वह धीरे से एक विलो की शाखा पर उतरा। झील की ओर देखते हुए और अपनी तैरने की क्षमता पर भरोसा करते हुए उसने छलांग लगा दी। ये युवक, वहां से गुजर रही एक सफाईकर्मी को अब आश्चर्य नहीं होता था। इस स्कूल में उसने हर तरह के अमानवीय कारनामे देखे थे। हथेली के प्रहार से मछलियां झील से उड़ जाती थीं, बल से विलो के पेड़ जड़ से उखड़ जाते थे और लोग ऊंची इमारतों से नीचे गिरते थे। ये जगह शक्तिशाली छिपे हुए राक्षसों से भरी हुई थी। इसके मुकाबले लू चेंजोऊ की हरकतें तो बच्चों का खेल थीं। लू चेंजोऊ तेजी से आगे बढ़ा, अपने हाथों को पीछे की ओर फैलाते हुए ऐसे उड़ रहा था मानो कोई चिड़िया झील की हल्की लहरों पर चल रही हो। उसने दूरी का अंदाजा लगाते हुए अपनी गति बढ़ाई, 1 झांक, 2 झांक, 3 झांक। उसके पैर पानी में और गहरे धंसते गए और अंत में 10 झांक दूर जाकर वह पानी में डूब गया। स्टोन लेक का पानी ज्यादा गहरा नहीं था, बस उसके सिर को ही ढक पा रहा था। लू चेंजोऊ ने नदी के तल को धकेलते हुए पानी से बाहर छलांग लगाई और आसमान की ओर देखकर दिल खोलकर हंसा। हा हा हा, अबाबिल की तरह हल्का, झील पर लहरों पर चलता हुआ। विला नंबर 31 के झील किनारे मछली पकड़ रहे वुजुन का चेहरा उदास हो गया। वो तो मेरी मछली पकड़ने की जगह थी। धिक्कार है उस बच्चे पर। वह अपनी कुर्सी से उछला, अपने पैरों के हल्के स्पर्श से उसने 1 दर्जन से अधिक झांक पार किए। तैरते हुए अजगर की तरह पानी की सतह पर प्रहार किया। उछाल का उपयोग करते हुए लू चेंजोऊ की गर्दन के पिछले हिस्से को पकड़ लिया और उसे पानी से ऊपर उठा लिया, फिर किनारे पर वापस आ गया। लैंडिंग के बाद लू चेंजोऊ ने माफी मांगते हुए कहा, शिक्षक वो, माफ कीजिए, मैंने आपको यहाँ मछली पकड़ते हुए नहीं देखा। हम ऐसा दोबारा न होने दें, नहीं तो आज मैं वायुसेना में भर्ती होने से बच सकता था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वायुसेना में न होने पर हमेशा कोई न कोई बहाना मिल जाता है। पास में मौजूद सफाईकर्मी जोर से हंस पड़ा। शिक्षक वो, आप आज वायुसेना में तो नहीं गए हैं। आपने अभी अभी एक युवक को पकड़ा है। वू जुन ने एक पल सोचा, फिर मन में विचार करने लगा। ये बात समझ में आती है, वायुसेना में शामिल हुए बिना 1 महीने का मेरा रिकॉर्ड अभी भी बरकरार है। लू चेंजोऊ की ओर देखते हुए उन्होंने नर्म स्वर में बात की। वापस जाओ, भविष्य में मेरे मछली पकड़ने की जगह से दूर रहना। मैं ऐसा नहीं करूंगा। लू चेंजोऊ ने जल्दी से आश्वासन दिया। उसने वू जुन को गलत समझा था। वह हमेशा यही सोचता था कि शिक्षक मछली पकड़ने का काम अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने या गुप्त तकनीकों का अभ्यास करने के लिए करता है, लेकिन ऐसा लगता था कि उसे वास्तव में मछली पकड़ने में आनंद आता था। क्या मछली पकड़ना वाकई इतना दिलचस्प है? लू चेंजोऊ पूरी तरह से हैरान था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वू जुन, जो हर दिन मछली पकड़ने जाता था, वास्तव में हिडन ड्रैगन लिस्ट में 36वें स्थान पर था और उसके पास यू लोनवू की उपाधि के साथ ब्रेकर थ्रू 2 शैकल्स का विशेषज्ञ होने का प्रमाण था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसने एक बार जी शुवानटोंग से इस आदमी का जिक्र किया था। उसके गुरु ने वहीं आह भरी, दूसरों से अपनी तुलना करने से केवल ईर्ष्या से मृत्यु ही प्राप्त होगी। लू चेंजोऊ कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अगर वू जुन मछली पकड़ने में लगने वाले अपने सारे समय को मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण में लगाता तो उसकी क्षमता कितनी अधिक होती। जी हाँ, उसके गुरु ने भी यही कहा था कि वू जुन कैंटियन ड्रैगन किंग का पुत्र है, सर्वोच्च श्रेणी का मूल तत्व है, स्वर्ग सूची के एक ग्रैंडमास्टर का पुत्र है और उसकी जन्मजात क्षमता चरम सीमा पर है। दिखावा करने की नाकाम कोशिश के बाद लू चेंजोऊ उदास होकर विला लौट आया। ली जियांगहुआ ने चिंता से पूछा, तुम इतने भीगे हुए क्यों हो? जाओ अपने कपड़े बदल लो। कुछ नहीं, मैं बस पानी पर तैरने का अभ्यास कर रहा था। लियू गोपिंग ने मुक्केबाजी की तकनीक का अभ्यास करते हुए उत्साह से कहा। क्या आप उस स्तर तक पहुंच गए हैं?
मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के बाद उनके माता पिता अच्छी तरह जानते थे कि मार्शल आर्ट का मार्ग कितना कठिन है। शीर्ष स्तर के शक्तिशाली योद्धा पहाड़ों को हिला सकते हैं और धरती को कंपा सकते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए पानी पर तैरने की कला हासिल करना स्वर्ग में जाने जितना कठिन है। नए प्रशिक्षण वस्त्र पहनते हुए लू चेंजो ने मार्शल आर्ट वृक्ष को निहारा। स्वेलो रिटर्न फिस्ट से संबंधित पत्ती भी महीने के मध्य में अंकुरित होने लगी थी, जो पूर्णता के करीब थी। वह मन ही मन बुदबुदाया, मैं नए छात्रों के प्रशिक्षण से पहले दोनों सेट पूरे करने का प्रयास करूंगा। विरोधियों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए 2 परिपूर्ण अभ्यासों में महारत हासिल करूंगा। लड़ाई के लिए टाइगर फॉर्म और भागने के लिए स्वेलो फॉर्म का उपयोग करूंगा। तकनीकों का एक आदर्श संयोजन। एक बार जब मुक्केबाजी में मेरी समझ सिद्धांत को समझने के स्तर तक पहुंच जाएगी, तो मैं टाइगर स्वेलो ड्यूल फॉर्म्स विधि पर शोध करने पर ध्यान केंद्रित करूंगा और अपनी खुद की लू स्टाइल टाइगर स्वेलो ड्यूल फॉर्म्स फिस्ट विकसित करूंगा। टाइगर और क्रेन ड्यूल फॉर्म्स फिस्ट 2 शैलियों को मिलाकर एक अनुभवी गुरु द्वारा बनाई गई थी। इसी तरह कई अन्य फिस्ट तकनीकें भी हैं। लू चेंजो को शायद पता था कि टाइगर स्वेलो ड्यूल फॉर्म्स फिस्ट तकनीक पहले से ही किसी ने बना ली होगी, लेकिन खुद बनाई गई तकनीक ही सबसे उपयुक्त होती है। मार्शल आर्ट का अभ्यास हमेशा दूसरों से ज्ञान के टुकड़े बटोरने के बारे में नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने अपनी खुद की मार्शल आर्ट नहीं बनाई है, उन्हें सख्ती से मार्शल आर्टिस्ट नहीं कहा जा सकता। मार्शल आर्टिस्ट होने का मतलब है कि आपके पास अपनी खुद की कोई चीज हो। उनके गुरु की साधना का स्तर भले ही बहुत उच्च न हो, लेकिन समुद्र स्वीपिंग बॉडी नामक विशिष्ट मार्शल आर्ट बनाने की क्षमता उन्हें अपने साथियों के बीच अलग बनाती है, जो मुक्केबाजी की उच्च स्तरीय समझ को दर्शाती है। इन सभी लोगों के पास असली चीज थी। मैं अपने मुक्केबाजी सिद्धांत के अभ्यास की भी उपेक्षा नहीं कर सकता। मुझे उस अवस्था में होना चाहिए जिसे ग्रैंड मास्टर प्रथम क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, यानी पहाड़ को केवल एक पहाड़ के रूप में देखने की अवस्था में। दुर्भाग्यवश मुक्केबाजी का सिद्धांत इतना मायावी है कि इसे मार्शल आर्टिस्ट्री से मापा नहीं जा सकता। मैं जो कर सकता हूं वह है कक्षा में ध्यान देना, अपनी समझ को सुधारना, अधिक अभ्यास करना और अधिक सोचना। 1 अप्रैल हेवनली पाइल क्लास में प्रतिभा वर्ग के सभी छात्रों के चेहरे पर पीड़ा का भाव था। उनके शरीर पसीने से भीगे हुए थे। लेपर्ड वुमन के तेंदुए के प्रिंट वाले प्रशिक्षण वस्त्र गीले होकर उसके शरीर से चिपक गए थे, जिससे उसकी सुडौल आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उसकी चंचल और जंगली बिल्ली जैसी शख्सियत ने कुछ किशोर लड़कों के दिलों में जिज्ञासा जगा दी, और शियाओहे अभ्यास करते समय बार बार उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाया। एक जोरदार थप्पड़ के साथ किसी के सिर पर उंगली से वार किया गया। नजारा पसंद आया। अगर हेवनली पाइल के दौरान तुम्हारा ध्यान भटकता रहेगा तो कार्यकुशलता कैसे बढ़ेगी? हे लिंग, यह मत सोचो कि सबसे छोटी होने के नाते तुम्हारे पास समय बर्बाद करने के लिए बहुत कुछ है। कांटियन ड्रैगन किंग ने तुम्हारी उम्र में ही अपनी बेड़ियां तोड़ दी थीं। बिना मेहनत के तो कोई प्रतिभाशाली भी महानता हासिल नहीं कर सकता। ये पुरुष शिक्षक कोई और नहीं बल्कि यू लोंगवू जुन थे। उन्होंने सुबह जो शिनकोन को ड्रैगन फॉर्म फिस्ट सिखाया और दोपहर में सभी को हेवनली पाइल क्लास सिखाए। शाओहे को डांट खाते हुए सुनकर लू चेंजो मन ही मन बुदबुदाया, शब्द गलत नहीं है, लेकिन मछली पकड़ने के शौकीन श्रीवू के मुंह से ये शब्द अजीब क्यों लग रहे हैं? नोटिफिकेशन बजने तक वह अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करता रहा। ड्रैगन और टाइगर हेवनली पाइल 14वां एक्यू पॉइंट खोला गया। शाओफू एक्यू पॉइंट भी खुल गया है। लियू हुआन की तुलना में अब केवल 2 एक्यू पॉइंट का ही अंतर होना चाहिए, है ना? मुझे याद है कि उन्होंने अभी हाल ही में 15वां एक्यू पॉइंट खोला था। हाई स्कूल में सबसे होशियार छात्र होने के नाते लू चेंजो हमेशा अनजाने में खुद की तुलना लियू हुआन से करता था। जब उसने स्कूल जाना शुरू किया था तब लियू हुआन के 12 एक्यू पॉइंट्स थे और उसके 4। अब उसके 14 थे और लियू हुआन के 15। वह जल्द ही लियू हुआन को पीछे छोड़ देगा, जो वाकई रोमांचक था। एक बार जब मैं हुआ क्षेत्र को समझ लूंगा तो मुझे लियू हुआन के साथ एक अभ्यास सत्र अवश्य करना होगा। ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में लियू हुआन द्वारा पीटे जाने का दृश्य अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा था। अभ्यास समाप्त करने के बाद लू चेंजो तेजी से वू जुन की ओर चल पड़ा। गुरुजी, मैंने सफलतापूर्वक अपना शाओफू एक्यू पॉइंट खोल लिया है। उस समय वू जुन का चेहरा यू झेन की तरह ही एक जैसा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने गंभीरता से पूछा, क्या आपको अपना हेगू एक्यू पॉइंट खोलने में ही 1.5 महीना नहीं लग गया? हाँ, वू जुन को अंदर ही अंदर थोड़ा झटका लगा।
इस बच्चे की EQ पॉइंट्स खोलने की गति इतनी तेज है कि 10 EQ पॉइंट्स तक पहुंचने के बाद वह हर 40 कुछ दिनों में एक EQ पॉइंट खोल लेता है, जिसे प्रतिभाशाली बच्चों में भी शीर्ष श्रेणी का माना जाता है। क्या उनकी प्रतिभा का संबंध EQ पॉइंट्स को खोलने से हो सकता है? ये सोचकर वू जुन की आंखें चमक उठीं। कहा जाता है कि कैंटियन ड्रैगन किंग ने EQ पॉइंट से संबंधित मार्शल बोन दाओ एम्ब्रियो गुण को जागृत किया था, जिससे वह सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से EQ पॉइंट्स खोल सकता था और इस प्रकार 7 बेड़ियों को तोड़ने वाला मनुष्यों में सबसे तेज बन गया था। बेशक लू चेंझोऊ की वर्तमान गति ड्रैगन किंग की तुलना में कुछ भी नहीं थी, लेकिन एक निम्न स्तर का ड्रैगन किंग भी भयानक होगा। वू जुन ने अपना ध्यान वापस केंद्रित किया और मुस्कुराते हुए कहा, 15वां EQ पॉइंट डेलिंग EQ पॉइंट है, जिसे घोस्ट हॉट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक और अत्यंत महत्वपूर्ण EQ पॉइंट है। एक बार खुल जाने पर यह आपकी तंत्रिका प्रतिक्रियाओं को तेज कर सकता है, धारणा को बढ़ा सकता है और आप शून्य चीजों की उपस्थिति को भी महसूस कर सकते हैं। इंद्रिय शून्य चीजें। हाँ, इस EQ पॉइंट को खोलने के बाद यदि आपके आसपास कोई शून्य वस्तु प्रकट होती है तो आपको चेतावनी के रूप में ठंडक की लहर महसूस होगी। आपकी साधना जितनी उच्च होगी, अनुभूति उतनी ही सटीक होगी। शून्य वस्तुओं के विरुद्ध इसकी उपयोगिता के बारे में सुनकर लू चेंझोऊ को बहुत दिलचस्पी हुई। अब उसे सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी थी वह थी शून्य शक्तियों के खिलाफ लड़ने की क्षमता। दूसरी ओर अभी अभी कड़ी फटकार खाकर लौटे शाओहे ने वू जुन की ओर देखा, जिसका रवैया अचानक बदल गया था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एक प्रतिभाशाली युवक होने के नाते वह कुछ हद तक उपेक्षित महसूस करता था। प्रतिभा प्रशिक्षण कक्षा के अन्य छात्रों ने भी अपनी मुक्केबाजी तकनीकों का अभ्यास करते हुए स्थिति का अवलोकन किया। उन्होंने स्वाभाविक रूप से दोनों शिक्षकों का लू चेंझोऊ के प्रति स्नेह देखा। उन पर एक अदृश्य दबाव मंडरा रहा था, जिससे उन्हें यह एहसास हुआ आंतरिक प्रतिस्पर्धा का युग आ चुका था। समय बहुत जल्दी बीत गया। सी स्वीप इन बॉडी में पूर्णता प्राप्त करने के बाद लू चेंझोऊ के दैनिक मार्शल आर्ट पाठ्यक्रम में केवल 4 विषय रह गए: टाइगर सुप्रीम फिस्ट, टाइगर स्पिरिट डिवाइन फिस्ट, अरहत स्किल और स्वेलो रिटर्न फिस्ट। हुआ क्षेत्र को समझने की तीव्र इच्छा के कारण उन्होंने कोई नई गति तकनीक नहीं सीखी। उनकी तृतीय स्तरीय तकनीकें फिलहाल पर्याप्त थीं। अरहत कौशल महान सफलता के करीब था और उसने व्यावहारिक युद्ध प्रशिक्षण से पहले तांबे के बुद्ध अरहत शरीर को प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनी साधना का समय मध्यम रूप से बढ़ा दिया। जैसे जैसे उसने अधिक EQ पॉइंट्स खोले और अपनी दक्षता बढ़ाए, उसका ची ब्लड लगातार बढ़ता गया। अब वह 3.9 के स्तर पर पहुंच गया है, जबकि 8वें रैंक का ची ब्लड मानक 4.30 है। 10 अप्रैल आज सू शहर की पुलिस बल प्रतिभा वर्ग के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए विद्यालय में आएगी, ताकि भविष्य में पुलिस अभियानों में सहयोग को सुगम बनाया जा सके। ताइहू आभासी आपदा के दुष्प्रभाव छिटपुट थे और सू शहर में अपराध दर लगातार बढ़ रही थी। सू शहर की पुलिस बल पूरी तरह से बेबस हो गई थी। न्यायिक सहायता कार्यों की आवृत्ति बढ़ रही थी। वे प्रतिभाशाली छात्रों के साथ काम करने के लिए भी उत्सुक थे। व्यायामशाला। प्रतिभाशाली छात्रों का समूह एक एक करके आता गया और पुलिस प्रशिक्षण कर्मचारियों के संपर्क व्यक्ति लौह चेहरे वाले बाघ थे। वह एक अधिकारी से बातचीत कर रहे थे, तभी लू चेंझोऊ ने अनजाने में कहा, ऑफिसर चेन झेन हाओताई विला में आभासी आपदा मामले की जांच कर रहा था, इसलिए वह लू चेंझोऊ पर लगातार नजर रख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि लू चेंझोऊ ने बिना परीक्षा दिए सू शहर के ड्रैगन मार्शल शाखा स्कूल में दाखिला ले लिया है। उसे याद था कि उस समय लू चेंझोऊ केवल 5वें रैंक पर था और अब 6 महीने बाद वह लड़का काफी मजबूत हो गया था। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और लू चेंझोऊ से हाथ मिलाने की पहल की। काफी समय हो गया है छात्र लू, लोहे के चेहरे वाले बाघ ने पूछा। आप एक दूसरे को जानते हैं? अधिकारी चेन मुस्कुराए। लू और मेरे बेटे दोनों ने फांगशान में समय बिताया। अच्छा ऐसा है। श्रीली, सभी लोग आ गए हैं, क्या हम शुरू करें? चेन जेन भी ली गुई के पूर्व छात्र थे। ये कहा जा सकता है कि लौह चेहरे वाले बाघ के अनुयायी हर जगह थे। ली गुई ने गला साफ किया और बिना किसी भाव के कहा, आप इस वर्ष का व्यावहारिक प्रशिक्षण शुरू करने वाले हैं। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग पहले भी इसमें भाग ले चुके हैं, लेकिन व्यावहारिक प्रशिक्षण के हालात और सावधानियां अलग अलग हैं। आपका पिछला अनुभव यहाँ जरूरी नहीं कि काम आए। सभी को अधिकारी चेन के निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए। जो लोग घमंडी होते हैं उनका अंत अक्सर दुखद मौत में ही होता है। आयरन फेस टाइगर के शब्द अब भी सुनने में अप्रिय थे। लोग इसके आदी हो चुके थे।
अधिकारी चेन ने अपने एक साथी अधिकारी को आगे आने के लिए कहा। मैं स्टोन लेक शाखा का अधिकारी शियाओ लियू हूं, जो 8वें दर्जे का साधक है। हो सकता है कि वह आप जैसे युवा प्रतिभाशालियों जितना शक्तिशाली न हो, लेकिन उसे पुलिसिंग का 1 दशक से अधिक का अनुभव है। अगले 1 महीने तक वह यहां तैनात रहेगा और सभी को प्रतिदिन 1 घंटे का विशेष प्रशिक्षण देगा। हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ सहयोग करेंगे। इस व्यावहारिक प्रशिक्षण के बाद हम आपके विद्यालयों को मूल्यांकन के लिए कानून प्रवर्तन फुटेज उपलब्ध कराएंगे और आपके प्रदर्शन के आधार पर इस मिशन से प्राप्त 30 लाख युआन का इनाम वितरित करेंगे। 3 मिलियन। लू चेंझोऊ का दिल हिल उठा। उसके पास फिलहाल कोई बचत नहीं थी, वो पूरी तरह से कंगाल था। बूढ़े तियान ने अचानक पूछा, अधिकारी महोदय, ये किस प्रकार का मामला है और कहाँ का है? क्या आप हमें बता सकते हैं? अधिकारी चेन ने अपना सिर हिलाया। इस अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए हम अभी आपको कोई जानकारी नहीं दे सकते। मिशन से पहले आप हमारे अधिकारियों से मिलेंगे और हम आपको वाहन में विस्तार से समझाएंगे। मैं आपको मोटे तौर पर बता सकता हूं कि इस मामले में शामिल दुश्मनों में 3रे दर्जे के समान कट्टरपंथवादियों की कमी नहीं है और उनके पास कुछ अलौकिक दुष्टतापूर्ण तकनीकें हो सकती हैं। किसी ने पूछा, बुरी तकनीकें? अधिकारी चेन ने कहा, जिन्हें हम बुरी तकनीकें कहते हैं, उन्हें पंथ के अनुयायी आमतौर पर दिव्य कला या दिव्य वरदान कौशल कहते हैं। बेशक इसके कई नाम हैं, कुछ तो इसे जादू टोना भी कहते हैं। वैसे इस तरह की तकनीकें सीधे तौर पर शक्तिशाली नहीं होती, लेकिन ये काफी पेचीदा और अप्रत्याशित होती हैं। इसलिए बुरी तकनीकों का इस्तेमाल करने वाले पंथ के अनुयायियों से लड़ते समय, जैसे ही आप उन्हें प्रार्थना की मुद्रा में या समझ से परे शुभ गीत या बड़बड़ाते हुए देखें, आपको तुरंत दूर से बंदूक से उन्हें मार देना चाहिए या करीब से उन पर हमला करके उन्हें बुरी तकनीकों का सफलतापूर्वक इस्तेमाल करने से रोकना चाहिए, अन्यथा वे नुकसान पहुंचा सकते हैं। याओ चेंग ने कहा, पिछले साल हमारे मुख्यालय के व्यावहारिक प्रशिक्षण में मैंने पंथवादियों को पकड़ने में भाग लिया था। उनमें से एक ने मंत्र जाप करने के बाद अजीब तरह से अपना हाथ फैलाया और उस पर कांटे और नुकीले दांत भी उगाए, लेकिन मैंने अपनी ईगल क्लॉ तकनीक से उसे आसानी से चीर डाला। उसने सोचा कि ये बुरी तकनीकें देखने में ही भयावह लगती हैं। वास्तव में वे महज चालों से ज्यादा कुछ नहीं थे। वांग होनगाओ ने बात की। एक बार मेरा सामना एक चालाक पंथवादी से हुआ जो देखने में उस पंथ का एक छोटा नेता लग रहा था। अपनी दुष्ट तकनीक का इस्तेमाल करने के बाद उसका शरीर असामान्य रूप से 3 मीटर लंबा हो गया और उसके शरीर पर अजीबोगरीब अशुभ लाल बाल उग आए। उसकी ताकत इतनी थी कि वह वेल फॉर्म का अभ्यास कर रहे मुझ जैसे व्यक्ति का आमने सामने की मुक्केबाजी में मुकाबला कर सकता था। लू चेंझोऊ के दिल में थोड़ी हलचल हुई। वेल फॉर्म की तथाकथित सबसे शक्तिशाली शक्ति से लैस वांग होनगाओ की साधना को देखते हुए मार्शल आर्ट समुदाय में शायद ही कोई उनकी ताकत का मुकाबला कर सके। क्या बुरी तकनीकें इतनी दुर्जय होती हैं? उसे अचानक यह महसूस हुआ कि सुरक्षा कवच भी सुरक्षित नहीं है। व्यावहारिक प्रशिक्षण से पहले उसे अर्हत कौशल में बड़ी सफलता प्राप्त करनी होगी। सुरक्षा की इन दोहरी परतों के साथ मार्शल आर्टिस्ट के स्तर से नीचे के बहुत कम लोग ही उसे पल भर में गंभीर रूप से घायल कर पाएंगे। फिर सी स्वीपिंग बॉडी की मदद से वह विशेष परिस्थितियों में तेजी से भाग सकता है। व्यावहारिक प्रशिक्षण के परिणाम महत्वपूर्ण नहीं थे, सुरक्षा महत्वपूर्ण थी। बेशक उन्हें यह भी विश्वास था कि न तो स्कूल और न ही पुलिस उन्हें जानलेवा मिशन पर भेजेंगे। जब तक वे सावधान और सतर्क रहेंगे, वे सभी सुरक्षित लौट सकते हैं। अधिकारी शियाओ लियू ने युवा चेहरों के समूह को देखा और मुस्कुराया। आज के दौर में जहां मार्शल आर्ट का बोलबाला है, वहीं आम जनता के लिए मुख्य उत्पादक शक्ति अभी भी तकनीक ही है। मार्शल आर्टिस्ट दुर्लभ हैं और अपराध से लड़ने में मुख्य भूमिका साधारण मार्शल आर्टिस्टों की ही है। इसलिए आग्नेयास्त्र सबसे महत्वपूर्ण हथियार बने हुए हैं। अतः आज का पहला पाठ निशानेबाजी का प्रशिक्षण होगा। आप सभी प्रतिभाशाली हैं और मार्शल आर्ट में निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। केवल 1 महीने के प्रशिक्षण से हो सकता है कि आप हर निशाने पर सटीक निशाना न लगा पाएं, लेकिन आप आधे साल के प्रशिक्षण वाले साधारण पुलिसकर्मियों से मुकाबला कर सकते हैं, जो वास्तविक युद्ध में प्रभावी प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त होगा। ये सुनकर प्रतिभाशाली छात्रों की कक्षा के 8 सदस्यों के चेहरे पर अलग अलग भाव प्रकट हुए। कुछ लोगों ने इसमें बहुत रुचि दिखाई, जबकि अन्य लोगों ने तिरस्कारपूर्ण रवैया अपनाया। शाओ लियू ने मानसिक रूप से खुद को तैयार कर लिया था। इस प्रतिभाशाली समूह को काबू में करना निश्चित रूप से आसान नहीं होगा। तब तक स्टेडियम में अलग अलग ऊंचाइयों के निशाने लग चुके थे और सब कुछ अस्त व्यस्त था।
शाओ लियू ने बंदूक निकाली और पास खड़े दो पुलिस अधिकारियों से कहा, बूढ़े झांक बूढ़े ली, तुम दोनों मुझ पर हमला करो। फिर उन्होंने सतर्क प्रतिभाशाली लोगों की ओर देखा और मुस्कुराए। चिंता मत करो, यह एक प्रशिक्षण बंदूक है, ये बहुत शक्तिशाली नहीं है। अब मैं आपको गोली चलाना सिखाऊंगा ताकि आपकी बनी बनाई धारणाएं बदल जाएं। दोनों पुलिस अधिकारी चिल्लाते हुए शाओ लियू की ओर दौड़े। वे भी डार्क पावर रियल्म के मार्शल आर्टिस्ट थे जो तालमेल बिठाकर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। एक ने शाओ लियू के हमलों को रोका, जबकि दूसरे ने पुलिस युद्ध तकनीकों का उपयोग करते हुए सीधा प्रहार किया। दोनों अपने तालमेल में पूरी तरह कुशल थे। शाओ लियू ने अपने दाहिने हाथ से बंदूक को तितली के आकार के चाकू की तरह घुमाते हुए उसे चारों ओर घुमाया। उसकी दाहिनी मुट्ठी ने ओल्ड झांक को रोका, जबकि उसका सिर ओल्डली से बचता रहा। झुककर उसने लक्ष्यों में से एक पर निशाना साधा। टकराना। गोली हवा में सीटी बजाती हुई आई और पलक झपकते ही ऊपर मानव सिर के आकार के गुब्बारे को भेद गई। वह निशाने से कम 40 मीटर दूर था। गोली चलाने के बाद जियाओ लियू ने दो लोगों को चकमा दिया, तेजी से आगे बढ़ा और एक जोरदार कोहनी का वार किया, जिससे ओल्ड झांक दूर जा गिरा, जबकि उसकी पिस्तौल एक खंजर की तरह ऊपर की ओर उठी हुई ओल्ड ली के गले पर आ गिरी। ओल्ड ली ने दोनों हाथों से वार को रोका, अपने शरीर को एक तरफ मोड़ा और अपने दाहिने पैर को चाबुक की तरह घुमाते हुए जियाओ लियू की पिस्तौल को लात मारकर दूर करने की कोशिश की। शाओ लियू ने तेजी से चकमा दिया, अपनी बंदूक को थैली में समेटा और फिर दोनों हाथों से पकड़ने के लिए तैयार होकर आगे बढ़ा। कभी वह गोली चलाता तो कभी आमने सामने की लड़ाई में शामिल हो जाता। दो विशेषज्ञों के दखल के बावजूद उसने 10 निशाने साधे, जिनमें से 8 पर निशाना लगा, और इस दौरान उसने मैगजीन भी बदल दी। ये कहा जा सकता है कि उसने बंदूक को इतनी कुशलता से चलाया कि न केवल गोली चलाना संभव हुआ, बल्कि यह आमने सामने की लड़ाई में एक शक्तिशाली हथियार के रूप में भी काम आए, और उसने कई बार तो इस बंदूक का इस्तेमाल करके सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए बेहद करीब से निशाना भी साधा। काम खत्म करने के बाद जियाओ लियू ने सबकी तरफ देखा और मुस्कुराए। एक मार्शल आर्टिस्ट के मार्गदर्शन में आग्नेयास्त्रों का उपयोग करना और उनसे मेल खाने वाले युद्ध कौशल से व्यक्ति दूर से गोली चलाने और नजदीक से लड़ने में सक्षम हो सकता है, जो अचानक उत्पन्न होने वाली स्थितियों में सबसे व्यावहारिक होता है। आप सभी को भविष्य में पुलिस से अवश्य ही सामना करना पड़ेगा, इसलिए आग्नेयास्त्रों का उपयोग करना सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रशिक्षण सत्र पुलिस की युद्ध तकनीकों का संक्षिप्त रूप है। इसे मार्शल आर्ट नहीं माना जा सकता, बल्कि यह केवल युद्ध कौशल है जिसे सीखना आसान है क्योंकि यह सरल है और वास्तविक युद्ध स्थितियों के अनुसार इसे अपने मार्शल आर्ट कौशल के साथ मिलाकर उपयोग करना आवश्यक है। अगले महीने तक आपके प्रशिक्षण में निशानेबाजी और बंदूक से लड़ने की तकनीकें शामिल होंगी। जब शाओ लियू ने अपनी बात समाप्त कर ली तो वांग होंगदाओ ने अपना हाथ उठाकर कहा, मैंने शूटिंग और लड़ाई की तकनीकें पहले ही सीख ली हैं। क्या मैं इसे छोड़ सकता हूँ? उनके बगल में खड़े अधिकारी चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर शाओ लियू के साथ अभ्यास करो। अगर कोई समस्या नहीं है तो तुम इसे छोड़ सकते हो और टीम समन्वय को बेहतर बनाने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण से पहले हमारे गिरफ्तारी योजना सेमिनार में भाग ले सकते हो। वांग होंगदाओ ने सिर हिलाया। क्या मैं आपसे एक बंदूक उधार ले सकता हूँ? तो मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ। अधिकारी प्रतिभाओं का बहुत सम्मान करते थे। इसके बाद शाओ लियू और वांग होंगदाओ एक साथ खड़े होकर एक दूसरे को रोकते और लड़ते हुए निशाने पर तीर चला रहे थे। ताकत के मामले में वांग होंगदाओ शाओ लियू से कहीं बेहतर थे, लेकिन अंतिम स्कोर में शाओ लियू ने 10 में से 7 और वांग होंगदाओ ने 10 में से 5 निशाने लगाए। शाओ लियू ने प्रशंसा करते हुए कहा, एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति, वास्तव में असाधारण। आपकी मेहरबानी के लिए धन्यवाद, मैं अब वापस जा रहा हूँ। वांग होंगदाओ अपने प्रैक्टिसिंग हेवनली पाइल अभ्यास के साथ समय के साथ होड़ कर रहे थे, जिसका लक्ष्य एक्यू पॉइंट को खोलना था। वह अन्य मामलों में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसके बाद अधिकारी चेन ने पूछा, क्या किसी और को शूटिंग और लड़ाई की तकनीकें पता हैं? बाकी सातों ने सिर हिलाया और ऑफिसर चेन ने जोर से कहा, आज से सुबह 7 से 8 बजे तक सभी को यहाँ इकट्ठा होना होगा। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते आदेशों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिभा की बात छोड़ दे तो उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि ये लोग युद्ध तकनीक नहीं सीखेंगे। हालांकि अपराध से लड़ना, टीम वर्क और आदेशों का पालन करना भी बेहद महत्वपूर्ण था। इसके बाद उन सातों में से प्रत्येक को एक प्रशिक्षण बंदूक सौंपी गई।
1 महीने के भीतर मूल्यांकन उत्तीर्ण करने के बाद हम अस्थायी बंदूक लाइसेंस और न्यायिक सहायता प्रमाण पत्र जारी करेंगे, जो आपको अस्थायी रूप से बंदूक रखने और पुलिस योग्यता प्रदान करेंगे, जो मूल्यांकन के बाद अमान्य हो जाएंगे और हम आग्नेयास्त्रों को वापस ले लेंगे। लू चेंझोऊ कुछ हद तक उत्सुक था। बंदूक होने से यह मिशन अधिक सुरक्षित हो गया। शाओ लियू ने कहा, ठीक है, पहले सप्ताह में निशानेबाजी का प्रशिक्षण होगा। जब आप स्थिर अवस्था में 10 में से 9 निशाने लगा लेंगे तो हम धीरे धीरे कठिनाई का स्तर बढ़ाएंगे और उसमें गति और युद्ध की स्थितियां शामिल करेंगे। युद्ध तकनीक से संबंधित स्थिति में 10 में से 5 निशाने लगाने पर आप योग्य माने जाएंगे। इसके बाद हथियारों के बुनियादी ज्ञान की शिक्षा दी गई। उन प्रतिभाशाली लोगों ने जल्दी ही इसमें महारत हासिल कर ली, फिर उन्होंने हथियारों का व्यावहारिक अभ्यास किया। शाओ लियू ने कहा, सबसे पहले कौन कोशिश करना चाहेगा? मैं जाऊंगा। लू चेंझोऊ ये देखना चाहता था कि क्या मार्शल आर्ट्स ट्री पर शूटिंग का विकल्प दिखाई देगा। अगर ऐसा है तो उससे पूरा भरोसा था कि वह कुछ ही दिनों में एक कुशल निशानेबाज बन सकता है। इन लक्ष्यों की ऊंचाई अलग अलग है और ये लगभग 10 से 50 मीटर की दूरी पर है। निशाना लगाना शुरू करें। 10 में से 3 निशाने लगाना काफी अच्छा होगा, जो प्रतिभा को दर्शाता है। लू चेंझोऊ ने एक हाथ से बंदूक पकड़ी और तेजी से गोलियां चलाईं। 10 शॉट, 4 निशाने। देखने के बाद जियाओ लियू थोड़ी हैरान हुई। बुरा नहीं है, क्या आपने पहले अभ्यास किया है? नहीं। लू चेंझोऊ ने मार्शल आर्ट्स ट्री को देखा और वाकई चूंकि शूटिंग मार्शल आर्ट्स नहीं है, इसलिए यह मार्शल आर्ट्स ट्री पर दिखाई नहीं दी, जिससे एक दिन में शार्प शूटर बनने का उसका सपना चकनाचूर हो गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये लड़ाई की तकनीकें काम करेगी। शायद नहीं। ... पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया। शाओ लियू ने प्रतिभाशाली वर्ग के लिए विशेष प्रशिक्षण पूरा किया और पुलिस बल में वापस लौट आए। जैसा कि लू चेंझोऊ को उम्मीद थी, लड़ाई की तकनीकें मार्शल आर्ट्स ट्री में शामिल नहीं थीं, हालांकि उसने उनका अभ्यास बहुत कुशलता से किया था, शाओ लियू से कम नहीं। अब ऐसा प्रतीत होता था कि मार्शल आर्ट्स ट्री में शामिल होने का सबसे निचला स्तर बेसिक बॉक्सिंग था। लड़ाई की तकनीकें ज्यादा से ज्यादा सशस्त्र युद्ध कौशल मानी जाती थीं, जिनमें मार्शल आर्ट्स के सिद्धांत या क्षेत्र शामिल नहीं थे और जो सामान्य युद्ध कौशल से अप्रभेद्य थी। फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वह मार्शल आर्ट का अध्ययन करता था। आग्नेयास्त्र, जो कि खतरनाक हथियार है, केवल प्रयोग करने योग्य होने चाहिए। अपना प्रशिक्षण समाप्त करते ही लू चेंझोऊ के फोन की घंटी बजी। ये दाओवादी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के चेन ये थे। श्रीमान लू, क्या आप आजकल व्यस्त हैं? चेन ये का लहजा अब भी बहुत विनम्र था। श्रीमान चेन, क्या आपको मुझसे कुछ करवाने की आवश्यकता है? हालांकि उनकी प्रतिभा विकास का अनुबंध लगभग 6 महीने पहले ही हुआ था और अब तक दाओइस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने प्रचार के लिए केवल उनके प्रतियोगिता वीडियो और तस्वीरों का ही इस्तेमाल किया था, उन्हें कोई और काम नहीं दिया था। इससे लू चेंझोऊ को लगा कि सालाना 500,000 कमाना काफी आसान है। हा, कोई गंभीर बात नहीं। क्या आपके पास जल्द ही दाओइस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी आने का समय है? हम आपका अनुबंध बदलना चाहते हैं और आपकी साधना शुल्क बढ़ाकर 10 लाख करना चाहते हैं। अगस्त में जियांगनान जिले में हमारी कंपनी द्वारा प्रायोजित एक प्रतियोगिता भी है जिसमें आपको भाग लेना चाहिए। ये प्रतियोगिता सू सिटी ऑल हॉल शोडाउन से कहीं अधिक उच्च स्तर की है, जिसमें मुख्य रूप से मैजिक सिटी, जे प्रांत और सू प्रांत की अकादमियां शामिल हैं। ये सुनने के बाद लू चेंझोऊ ने पूछा, प्रतियोगिता की सटीक तारीख क्या है और प्रतियोगियों का स्तर क्या है? चेन, ये प्रारंभिक तिथि अभी तय नहीं हुई है। प्रतियोगिता के प्रारंभिक दौर के लिए न्यूनतम 5वीं रैंक आवश्यक है क्योंकि यह एक प्रतिभा प्रतियोगिता है जो केवल 18 वर्ष और उससे कम आयु के प्रतिभागियों के लिए खुली है। चूंकि आप ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के प्रतिभा वर्ग का हिस्सा हैं, इसलिए शीर्ष 8 में पहुंचना आपके लिए आसान होगा। शीर्ष 8 के लिए 1 मिलियन का गारंटीकृत पुरस्कार और प्रथम स्थान के लिए 3 मिलियन का पुरस्कार है। और हाँ, सभी पुरस्कार नकद में हैं। लू चेंझोऊ के एंजल इन्वेस्टर के रूप में चेन ये को फांगशान मार्शल टूर्नामेंट में शीर्ष 10 में लू चेंझोऊ के स्थान के बारे में पहले से ही पता था और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें बधाई देने के लिए संदेश भी भेजा था। लू चेंझोऊ के प्रतिभा वर्ग में प्रवेश की जानकारी मिलने पर उन्होंने मुख्यालय में लू चेंझोऊ की योग्यता रेटिंग बढ़ाने और उन्हें एस ग्रेड प्रतिभा अनुबंध में स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया, जिससे निवेश में वृद्धि हुई। लू चेंझोऊ ने कभी भी ऐसी किसी प्रतियोगिता को अस्वीकार नहीं किया था जिससे उसे पैसे मिल सके। श्रीमान चेन, प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हो रही है? मैजिक सिटी, डेंगलोग हॉल। क्या ये वही जगह है जहां पहले अखिल राष्ट्र मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के प्रारंभिक दौर हुए थे?
जी हाँ, ये प्रतियोगिता जिला स्तर पर शुरू हो चुकी है। मुख्यालय इसे बहुत महत्व देता है। प्रचार के लिए कई शीर्ष मार्शल आर्ट हस्तियों को बुलाया जाएगा और यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी शिवानहुआंग सूची से भी कई हस्तियों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा दाओइस्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संस्थापक भी फाइनल देखने आएंगे। अच्छा प्रदर्शन करना सुनिश्चित करें। हम आपका अनुबंध एस ग्रेड में अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन अगर आप संस्थापक को संतुष्ट करते हैं तो भविष्य में आपको एसएस या यहाँ तक कि एसएसएस में भी अपग्रेड किया जा सकता है। याद दिलाने के लिए धन्यवाद श्रीमान चेन। मेरा काम यहाँ समाप्त हो गया है। श्री लू, आप अपना काम जारी रखिए। अनुबंध परिवर्तन के संबंध में, यदि आपके लिए स्कूल छोड़ना असुविधाजनक है तो हम किसी को आपसे मिलने के लिए स्कूल भेज सकते हैं। चेन ये को पता था कि मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय अपने प्रतिभाशाली छात्रों का बहुत ध्यान रखता है। समझने के लिए धन्यवाद। लू चेंजो का जाने का कोई इरादा नहीं था। स्कूल में भोजन, वस्त्र, आवास और परिवहन की सभी व्यवस्थाएं थीं और अपने माता पिता के साथ होने के कारण वह सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकता था। उस दोपहर चेन ये द्वारा नियुक्त व्यक्ति स्कूल के सुरक्षा कार्यालय में पहुंचा। सुरक्षा कारणों से लू चेंजो ने कभी भी अपने विला का पता बाहरी लोगों को नहीं बताया था। सभी बाहरी संपर्क स्कूल के साझा पते के माध्यम से ही किए जाते थे। श्री लू, यह अनुबंध है, कृपया इसे देख लीजिए। ठीक है, मुझे इस बारे में अपने गुरु से बात करनी होगी। कोई बात नहीं। लू चेंजो ने इसे पढ़ने के बाद अनुबंध की एक तस्वीर जी शुवांटोक को भेज दी। गुरुजी शायद प्रशिक्षण ले रहे थे और इसलिए उन्होंने जवाब देने में थोड़ा समय लिया। जी शुवांटोक की दिल खोलकर हंसने की आवाज सुनाई दी। हा, मैंने तो कहा ही था, तुम्हारी प्रतिभा तो शुरू से ही एस ग्रेड की है। उन्हें तुम्हें ए ग्रेड देना ही था, बिल्कुल अनावश्यक। कोई बात नहीं, जाओ और इस पर हस्ताक्षर कर दो। धन्यवाद गुरुजी, मैं अगली बार जियांगनान प्रतिभा प्रतियोगिता में भाग लूंगा। आगे बढ़ो, तुम्हारी ताकत के साथ स्थान हासिल करना कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है शिक्षक जी। इसके अलावा मई में पिंगजियांग जिले में एक छोटी प्रतियोगिता भी है। पिछले साल आप प्रथम स्थान पर आए थे, क्या आप इस साल भाग ले रहे हैं? यदि हाँ तो मैं आपका पंजीकरण करा दूंगा। अनजाने में ही लू चेंजो को चैंपियनशिप जीते हुए 1 साल बीत चुका था। क्या कोई पुरस्कार है? जी हाँ, पिछले साल का आयोजन बहुत सफल रहा, जिससे आप जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी निकले। जिला मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन ने इस बार पुरस्कार राशि बढ़ाकर प्रथम स्थान के लिए 200,000 कर दी है। मेरा अनुमान है कि भाग लेने वाली अकादमियों की संख्या कम नहीं होगी, शायद 1 दर्जन से ज्यादा होंगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आसानी से प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप चाहें या नहीं। आयोजन स्थल जायंट एलिफेंट फाइटिंग हॉल है। क्या मैं अभी भी पंजीकरण करा सकता हूं? बेशक, अगर आप पहले भी प्रथम स्थान जीत चुके हैं तो भी आप लगातार जीतने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। मैं भाग लूंगा। 200,000 बुरा नहीं है। हाँ, अच्छा, तो मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ। वैसे अगर तुम्हारी बड़ी बहन की प्रगति अच्छी रही तो वह कुछ महीनों में 9वें रैंक पर पहुंच जाएगी और तुम लोगों से मिलने ड्रैगन सिटी आएगी। वह केवल सामान्य कक्षा में ही जा सकती है, लेकिन मैं देखूंगा कि क्या मैं उसके लिए रूयू के साथ रहने का इंतजाम कर सकता हूँ। वह महान होगा। लू चेंजो का शी रूयू के साथ बेहतर रिश्ता था, लेकिन जी फेयान उनके गुरु की बेटी थी और उनके लिए सगी बहन जैसी थी। स्वाभाविक रूप से वह अपनी क्षमताओं से उसकी देखभाल करना चाहते थे। 7वें रैंक पर होने के बावजूद प्रतिभा वर्ग में होने का नाम उनके लिए बहुत उपयोगी था, हालांकि उन्होंने इसे गुप्त रखा। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद, धन्यवाद श्रीमान लू, मैं कामना करता हूं कि आपका अध्ययन सुखद हो और आप मार्शल आर्ट में सफल हों। आपकी कंपनी की मदद के लिए धन्यवाद। वैसे एस ग्रेड अनुबंध में परिवर्तित होने के बाद हम पिछले वर्ष के अंतर को अगले भुगतान चक्र में शामिल करेंगे, इसलिए इस वर्ष के लिए आपकी फीस 1.5 मिलियन होगी। दियाओवादी विज्ञान और प्रौद्योगिकी अभी भी काफी कर्तव्यनिष्ठ थी। विला में वापस आकर लू चेंजो ने आखिरकार थोड़ी राहत की सांस ली। अगस्त में प्रतियोगिता पूरी करने के बाद पैसा आएगा। सबसे पहले मैं किन झेन को 600,000 लौटाऊंगा, फिर परिवार के खर्चों के लिए 200,000 भेजूंगा। तब तक मेरे अतिरिक्त भंडार भी लगभग खत्म हो जाएंगे, जिससे तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए 700,000 ही बचेंगे। अब 3 महीने पहले दाखिला लेने के बाद फांगशान के स्वागत पैकेज की बदौलत वह आज तक अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित कर पाया था। उसने महीने के अंत में फांगशान जाने की योजना बनाई थी।
वान गैंग के अलावा, जो उसके साथ आराम के दिनों में हार्ड चीगोन का अभ्यास करने आता था, उसने लंबे समय से अपने अन्य दोस्तों से मुलाकात नहीं की थी। अगले दिन हेवनली पाइल क्लास के दौरान, शिक्षक, मैंने डार्लिंग एक्यू पॉइंट खोल दिया है। वू जुन आज अभ्यास समाप्त करने के बाद मछली पकड़ने कहाँ जाए, इस बारे में सोच में डूबा हुआ था। तभी एक आवाज से उसकी नींद खुली और उसने लू चेंजोऊ की ओर देखा, जो उत्सुकता से देख रहा था। उसने जिज्ञासा से पूछा, आप प्रतिदिन कितने समय तक पाइल स्किल का अभ्यास करते हैं? 6 घंटे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कितना दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है। वू जुन ने मन ही मन आह भरी लेकिन ऊपर से मुस्कुराया। ये 16वां एक्यू पॉइंट, जिसे यांग शी नाम दिया गया है, एक बार खुलने पर हीगो एक्यू पॉइंट से नम यिन ऊर्जा को प्रचंड यांग ऊर्जा में बदल देता है। ये यांग गुण की सच्ची कुशलता विकसित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक्यू पॉइंट है। इस एक्यू पॉइंट को खोलने से फ्लोटिंग लेवल वर्ड थिंग्स को भी प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। क्लास खत्म होने के बाद ओल्ड तियान ने प्रतिभाशाली छात्रों की कक्षा में सभी को रुकने के लिए बुलाया। सभी लोग इस अवधि में होने वाले प्रैक्टिकल के लिए अच्छी तरह से तैयारी कर लें। यदि संभव हो तो वॉइड प्रोटेक्शन सूट और वॉइड ब्रेकिंग ग्लव्स का एक सेट खरीद लें। यदि नहीं तो मुझे बता दें और मैं प्रशिक्षण समिति से किराए पर लेने के लिए आवेदन करूंगा, प्रतिदिन एक ग्रेट मेरिट के हिसाब से। लू चेंजोऊ ने मन ही मन सोचा, ये तो सरासर लूट है। $10,000 प्रतिदिन। उन्हें पहले किराए पर मकान लेने की बात पता ही नहीं थी, और अगर पता भी होता तो वे किराए पर मकान नहीं लेते। वह इसे सीधे खरीदने के लिए पैसे खर्च करना ज्यादा पसंद करेगा, ताकि जब वह बड़ा हो जाए तो इसे अपने माता पिता को दे सके। तेंगलोग समूह के 6 सदस्यों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और अपने आप चले गए। हम सभी में यह है। बूढ़े तियान ने लू चेंजोऊ की ओर देखा। लू चेंजोऊ मुस्कुराया। मेरे पास भी है, कक्षा के नेता। जिम से बाहर निकलते हुए लू चेंजोऊ ने अपने क्यूई ब्लड का दोबारा परीक्षण करने के लिए प्रस्थान किया। क्यूई रक्त मान 4.02। चौथे चरण को पार करने के बाद 8वीं रैंक जून में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रही है। अगले दिन लू चेंजोऊ सुबह जल्दी उठे, अपना फोन चेक किया और मैसेज पॉपअप हो गए। आपके हिडन ड्रैगन स्कोर में 201 अंकों की वृद्धि हुई है। हिडन ड्रैगन लिस्ट रैंकिंग 2700 फिर से सुधार हुआ है। लू चेंजोऊ ने सूची पर एक नजर डाली। मेरी बड़ी बहन अब मेरे पीछे है। दाखिला लेने के महज कुछ महीनों के भीतर ही वह 300 रैंक ऊपर चढ़ गया था, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म होते ही उसका स्कोर फिर से बढ़ जाएगा। ये तो बस शुरुआत थी। 20 मई लू चेंजोऊ ने सुबह सुबह स्वेलो रिटर्न फिस्ट और सी स्वीपिंग बॉडी का एक राउंड पूरा कर लिया था। विला के लकड़ी के ढेर वाले क्षेत्र में वह एक निरंतर चिड़िया की तरह फुर्ती से घूम रहा था, मानो किसी प्रेत की तरह। ये राउंड असाधारण रूप से सहज था। उसके स्पर्श बिंदुओं में उत्पन्न रहस्यमयी शक्ति ने उसके अंगों और शरीरों को रूपांतरित कर दिया, जबकि लाइट स्पिरिट स्वेलो फॉर्म डार्क फोर्स और भी मजबूत हो गई। टाइगर फॉर्म डार्क फोर्स और स्वेलो फॉर्म डार्क फोर्स दो सांपों की तरह आपस में लिपट गईं, अनंत काल तक एक दूसरे से लिपटी रहीं। उसने एक हल्के से मुक्के की तरह प्रहार किया, मानो कोई पक्षी चोंच मार रहा हो, और वह मुक्का 10,000 जून की ताकत से लकड़ी के ढेर पर लगा, जिससे टाइगर फॉर्म डार्क फोर्स विस्फोटित हुआ और उसे पूरी तरह से चूर चूर कर धूल में मिला दिया। इस मुक्के के साथ कौन बता सकता है कि मैं बाघ हूं या चिड़िया? लू चेंजोऊ ने मार्शल आर्ट के पेड़ को संतुष्टि भरी निगाहों से देखा। स्वेलो रिटर्न फिस्ट परफेक्शन। मार्शल आर्ट के वृक्ष पर हल्के नीले रंग के फूल खिले, जो एक नए दिव्य बीज का पोषण कर रहे थे। दिव्य बीज वापसी निगल प्रथम श्रेणी शाओ शांग एक्यू पॉइंट में छिपा हुआ। सभी अबाबिले लौटकर मेरे घोंसले में आ जाती हैं। प्रभाव 1, स्वेलो विट लेवल 1 सामान्य मुक्केबाजी तकनीक की समझ को थोड़ा बढ़ाता है। प्रभाव 2, स्वेलो फॉर्म लेवल 1 स्वेलो फॉर्म फिस्ट तकनीक की समझ को थोड़ा बढ़ाता है। प्रभाव 3, स्वेलो नेस्ट स्वेलो पक्षी स्वाभाविक रूप से आपकी तरह ही होते हैं। पहले दो प्रभाव ब्लैक टाइगर फिस्ट से बहुत अलग नहीं हैं। ये केवल सामान्य मुक्केबाजी तकनीक की समझ और विशिष्ट मुक्केबाजी शैली की समझ को बढ़ाते हैं, लेकिन तीसरा प्रभाव दिलचस्प है। उस समय जियांगनान में बारिश का मौसम चल रहा था। लू चेंजोऊ स्टोन लेक को निहार रहा था, जहां दूर दूर तक फैले हुए घने बादल थे। अबाबिले बारिश में फुदक रही थीं। तभी उसके मन में एक विचार आया और वह खिड़की से कूदकर किनारे पर मुक्केबाजी का अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे अबाबिले उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगीं, मानो 100 पक्षी फीनिक्स को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हों, का प्रदर्शन कर रही हों। चहचहाने की आवाजें लगातार आ रही थीं।
अपनी मुक्केबाजी की तकनीक पूरी करने के बाद लू चेंझोऊ ने अपना हाथ फैलाने की कोशिश की। एक प्यारी चतुर छोटी अबाबिल उसकी हथेली पर आकर बैठ गई। उस नन्हे प्यारे बच्चे ने बिना किसी डर के उस थोड़े खूंखार दिखने वाले इंसान को देखा, यहाँ तक कि उसने एक पकड़े हुए मच्छर को ऐसे नीचे रख दिया जैसे किसी नन्ही अबाबिल को खिला रहा हो, जिससे लू चेंझोऊ को खाने का मौका मिल गया। अबाबिलों का समूह वहां से विदा हुआ और आकाश में बिखर गया। सभी अबाबिलें लौटकर मेरे घोंसले में प्रवेश करती हैं। क्या यही स्वेलो रिटर्न फिस्ट की शक्ति है? लू चेंझोऊ मन ही मन बुदबुदाया। उसे अचानक एहसास हुआ कि यह तीसरा प्रभाव फिलहाल ज्यादा उपयोगी नहीं लग रहा था। वह अबाबिलों को काम करने का आदेश नहीं दे सकता था, न ही उन उपन्यासों की तरह कर सकता था जिनमें कोई अबाबिल की आंखों से शहर को देख सकता है। इसका एकमात्र उपयोग सड़क पर प्रदर्शन करना ही लग रहा था। खैर, जब तक इससे समझने की क्षमता बढ़ती है, उसे और क्या चाहिए। मई का महीना समाप्त होते होते सू शहर एक बार फिर बरसात के मौसम की चपेट में आ गया। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार लगातार बूंदाबांदी जून के अंत तक जारी रह सकती है। ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के प्रशिक्षण मैदान में लू चेंझोऊ वान गैंग के साथ अभ्यास कर रही थी। हालांकि वान गैंग बाहरी था, उसने पहले से पंजीकरण करा लिया था और जांच के बाद उसे प्रवेश की अनुमति मिल गई थी। लू चेंझोऊ का शरीर फुर्तीली चिड़िया की तरह चुस्त था, जो वान गैंग के भयंकर हमले से बचते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था। कुछ ही कदमों में वह वान गैंग के पीछे पहुंच गया और वान के प्रतिक्रिया करने से पहले ही एक शक्तिशाली टाइगर वेनेरेट माउंटेन ट्रैकिंग पाम ने उस पर प्रहार किया, जिससे वह हवा में उछल पड़ा। वान गैंग उठने से पहले कई बार लुढ़का। ये तो वाकई कमाल है, मुझे हराने के लिए तुम्हें अपनी मुख्य मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है। तुम सचमुच प्रतिभावानों की श्रेणी में रहने के लायक हो। जब मेरी वज्र हथेली की शक्ति में जबरदस्त सफलता मिल जाएगी और मैं 3 शिखरों को एक साथ जोड़ने की गलती की तकनीक में महारत हासिल कर लूंगा, तब मैं फिर से मुकाबला करने आऊंगा। मुझे उम्मीद है कि तब तक तुम 8वें रैंक तक नहीं पहुंच चुके होगे। लू चेंझोऊ बहुत तेजी से प्रगति कर रहा था। जब वे पहली बार मिले तब वह 5वें रैंक पर थे और लू चेंझोऊ 4थे रैंक पर थे। अब वह 6ठे रैंक पर था और लू चेंझोऊ 7वें रैंक पर। अच्छा हुआ कि वान गैंग कोई और नहीं था। अगर लू चेंझोऊ के दोस्त कोई और होते तो उनकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ जाती। लू चेंझोऊ ने हंसते हुए कहा, हाँ, तो फिर आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वह 8वें रैंक पर पहुंचने ही वाला था और वान गैंग का मनोबल गिराना नहीं चाहता था। वान गैंग ने जाने से पहले अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और कहा, मेरी आयरन क्रॉच स्किल जल्द ही महारत के स्तर तक पहुंच जाएगी और तब मैं इसे आपको सिखाऊंगा। लू चेंझोऊ हंसते हुए बोली, कोई जल्दी नहीं है। हमारे स्कूल में एक शिक्षक हैं जो हार्ट किगोन में काफी कुशल हैं, आयरन पाइन ड्रैगन चेन जीयू। जब मुझे समय मिलेगा तो मैं उनसे सलाह लूंगा। वान गैंग ने ईर्ष्या से कहा, वह भी ठीक है, फिर भी विश्वविद्यालय में होना बेहतर है जहां हार्ट किगोन भी सिखाया जाता है। मैं पहले जा रहा हूं, अगले हफ्ते मिलते हैं। हम सुरक्षित रहें। वान गैंग को विदा करने के बाद लू चेंझोऊ अपने विला लौट गया। सुरक्षात्मक गियर और अर्हत कौशल के बल पर उसे साधारण द्वितीय श्रेणी के कठिन किगोन की ज्यादा आवश्यकता नहीं थी। उसका गुप्तांग उसकी कुछ कमजोरियों में से एक था और वह लौह ढाल कौशल का अभ्यास कर सकता था। आंतरिक मुक्केबाजी ही मुख्य अभ्यास था, कठिन किगोन पर ज्यादा समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। विशाल हाथी युद्ध कक्ष। इस वर्ष की पिंडजियांग जिला विनिमय प्रतियोगिता 31 मई को निर्धारित थी। मैच से पहले रिकेन के लिए रिकेट एक विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर रहा था। 6 महीने की कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण के बाद रिकेन का व्यवहार अधिक परिपक्व और स्थिर हो गया था और उसमें स्वाभाविक रूप से एक अधिकारपूर्ण संयम झलक रहा था। अपने बेटे के साथ हुई हाथापाई के बाद रिकेन को बेरहमी से पीट कर दूर फेंक दिया गया। रिकेट सीधा खड़ा था और अपने बेटे को घूर रहा था। उनकी निगाहों में अनुभव झलक रहा था जब उन्होंने धीरे से कहा, इस प्रतियोगिता के बाद आपको विदेश जाना चाहिए। विदेश क्यों जाना है? तुम 5वें रैंक में प्रवेश कर चुके हो और धीरे धीरे युद्ध साधना के सच्चे सार को समझ रहे हो। युद्ध केवल शरीर को प्रशिक्षित करना नहीं है, बल्कि आत्मा को भी प्रशिक्षित करना है। दाशिया इसे आत्मा, ऊर्जा और सार का संयोजन कहते हैं। केवल वही लोग जिनके पास मजबूत शरीर और आत्मा दोनों हो, अपनी बेड़ियों को तोड़कर असाधारण योद्धा बन सकते हैं। तुम्हारी प्रतिभा के बल पर तुम पिंडजियांग मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन वहां के शिक्षक तुम्हें नहीं सिखा सकते।
पवित्र छवि शैली की जड़ें उत्तरी अमेरिका की बर्फीली भूमि की अत्यधिक ठंड में निहित हैं। मैंने तुम्हारे लिए पवित्र छवि शैली के एकमात्र वर्तमान ब्रेक थ्रू थर्ड शैकल्स अनुयायी एलिफेंट किंग बेलेरेंट को खोजने के लिए अनगिनत प्रयास किए हैं। क्या हाथी राजा अखिल राष्ट्र मार्शल आर्ट टूर्नामेंट की पृथ्वी सूची से आया हुआ युद्ध उस्ताद है। वह मेरे गुरु हैं और अंतिम पवित्र प्रतिमा उपाधि धारक के वंशज हैं। अंतिम अखिल राष्ट्र मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के बाद वह सिल्वर ईगल फेडरेशन गए और उत्तरी क्षेत्र की बर्फ के नीचे स्थित मैमथ प्राचीन मकबरे के बगीचे में एकांतवास में चले गए, अपने शरीर और आत्मा को परिष्कृत करते हुए परम पवित्र प्रतिमा अवस्था की खोज में। मैं तो सिर्फ निम्न वर्ग की जड़ से पैदा हुआ हूँ, हाथी राजा मुझ में दिलचस्पी क्यों लेगा? रिकेन के सवाल ने रिकेट को चौंका दिया। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद मुस्कुराते हुए उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि तुम विशालकाय हाथी के पुत्र हो, इसलिए तुम पवित्र प्रतिमा बनने की क्षमता रखते हो। रिकेन की आंखें चमक उठीं और उसने गंभीरता से कहा, जी हाँ, मैं विशालकाय हाथी का पुत्र हूँ। रिकेट ने मन ही मन आह भरी। उसने सोचा, कितना मूर्ख बच्चा है। सच्चाई तो ये थी कि उसने दक्षिण अमेरिकी अवशेषों की खोज के दौरान वर्षों पहले मिले एक प्राचीन खजाने को हाथी राजा को भेंट कर दिया था। वह खजाना प्राचीन योद्धा परिवारों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक हथियार था, जिसमें दाशिया के दिव्य हथियारों के समान रहस्यमय और विलक्षण शक्ति थी। उसी अवशेष की खोज के दौरान उस पर एक शक्तिशाली दुष्ट आत्मा ने हमला कर दिया, जो उसके अंदर समाहित थी। हालांकि वह बच गया, लेकिन इस हमले से उसे एक लाइलाज बीमारी हो गई। तब से उसकी साधना में कोई प्रगति नहीं हो सकी। अन्यथा अपनी उच्च श्रेणी की मूल हड्डी के साथ रिकेट शायद पवित्र छवि अवस्था तक पहुंचने में सक्षम होता। दाशिया में बसने के बाद अपने भविष्य को लेकर निराश होकर रिकेट ने अपनी सारी उम्मीदें अपनी संतानों पर टिका दी। उनके 3 बेटों में से किसी में भी मध्यम स्तर की भी शारीरिक क्षमता नहीं थी। बोनों में सबसे लंबे को चुनते हुए उन्होंने रिकेन को चुना, जिसमें कम से कम एक योद्धा का दिल तो था। रिकेन ने वास्तव में अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया। उसकी समझ अच्छी थी। 18 साल की उम्र में वह 5वें रैंक तक पहुंच गया था। हालांकि लू चेंझोउ जैसे द्वितीय श्रेणी के प्रतिभाशाली व्यक्ति से उसकी तुलना नहीं की जा सकती थी, फिर भी निम्न श्रेणी के मूल स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए वह अपनी चरम सीमा पर था। रिकेट ने पवित्र प्रतिमा पथ की अपनी सारी साधना रिकेन पर टिका दी, जो उसके परिवार की आखिरी उम्मीद थी। शायद ये सीधा साधा बच्चा भविष्य में उसे कोई बड़ा आश्चर्य दे सके। पिताजी, क्या आप नहीं आ रहे हैं? मैंने एक विदेशी योद्धा के रूप में दाशिया की नागरिकता ले ली है और मैं आसानी से देश नहीं छोड़ सकता। इसके अलावा मुझे तुम्हारी माँ के साथ यहाँ आना है। अगर एक दिन तुम मार्शल आर्टिस्ट बन जाओ तो दाशिया लौटकर युद्धशाला की बागडोर संभाल सकते हो। बेशक अगर तुम्हारी आकांक्षाएं और भी बड़ी हो तो तुम हाथी राजा का अनुसरण करते हुए साधना जारी रख सकते हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आज रिकेट काफी बुरा लग रहा था। रिकेन के मन में एक जटिल भावना उमड़ रही थी। उसकी आंखें थोड़ी नम थीं और उसने विस्मय व्यक्त किया। मैं पवित्र प्रतिमा की अवस्था तक पहुंचूंगा। रिकेट हंसा और बोला, अच्छा, यही तो जज्बा है। पिताजी, क्या लू चेंझोउ इस आदान प्रदान प्रतियोगिता में भाग ले रहा है? दाशिया छोड़ने से पहले मैं उससे एक बार फिर मुकाबला करना चाहता हूं, जीत या हार के लिए नहीं, बल्कि बिना किसी पछतावे के जाने के लिए। आना ठीक है। दरअसल अगर वह नहीं आता है तो शायद आपको पहले व्यक्ति बनने का मौका मिल सकता है। लड़ाई का असली मतलब ताकतवर प्रतिद्वंद्वियों का पीछा करके उन्हें हराना, अपनी सीमाओं को तोड़ना है। मुझे पता है मैं उससे हरा नहीं सकता। वह अब तक 6ठे रैंक का हो चुका होगा। रिकेट को बेहद गर्व था। लू चेंझोउ से 2 बार हारने के बाद रिकेन में सचमुच काफी बदलाव आ गया था। वह उसे याद दिलाने से खुद को रोक नहीं सका। मेरी जानकारी के अनुसार वह अब 7वें रैंक पर है। ... समय बीत गया। देखते ही देखते 27 मई की सुबह हो गई। तड़के का समय था। इन दिनों के दौरान स्वर्गीय पाइल और हार्ड ची गोन के अभ्यास के अलावा लू चेंझोउ ने अपना सारा समय टाइगर सुप्रीम फिस्ट के अभ्यास में बिताया। दिशा परिवर्तन की सूक्ष्मता की बुनियादी समझ के साथ पूर्णता की ओर बढ़ते हुए यह अनुभूति और गहरी होती गई। फिर भी ऐसा प्रतीत होता था कि वह अंतिम बाधा को पार करने से बस थोड़ा ही दूर थे और अपने कौशल का परीक्षण करने के लिए उन्हें किसी के साथ अभ्यास करने की आवश्यकता थी। उसने अपना फोन अनलॉक किया। बहन शी, क्या आप व्यस्त हैं? हाँ, तुम जल्दी उठ गए। शी रुयू ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। अभी केवल 4 बजे थे। बहन शी, मैं हुआ क्षेत्र में महारत हासिल करने से बस एक बल बराबर दूर हूँ। समझ गया, मैं अभी उठ रहा हूँ।
कुछ ही देर बाद शिरुयु प्रशिक्षण के कपड़ों में सजी धजी सुरुचिपूर्ण ढंग से वहां पहुंची। लू चेंजो पहले से ही विलो के पेड़ के नीचे उसका इंतजार कर रहा था। शिरुयु मुस्कुराते हुए गर्म हो गए। छोटे भाई, चलो चलते हैं, मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ अभ्यास करूंगा। धन्यवाद सिस्टर शी, अपना ख्याल रखना। लू चेंजो तेजी से आगे बढ़ा, अचानक दिशा बदली और शिरुयु के घुटने पर लात मारी। शिरुयु ने हल्के से वार से खुद को बचाया और जैसे ही लू चेंजो तेजी से उसके पीछे पहुंचा, उसने टाइगर वेनेरेट माउंटेन शैटरिंग पाम से उस पर हमला कर दिया। शिरुयु एक लुढ़कते हुए श्वेत बंदर की तरह वार से बच निकली। उसने अपनी दाहिनी कोहनी से वार रोका और उसका बायां हाथ कोमल जल की तरह लू चेंजो के शरीर के चारों ओर लिपट गया, जिससे उसकी प्रचंड शक्ति क्षीण हो गई। उसने हुआ क्षेत्र का प्रयोग किया था, जिससे लू चेंजो के हमलों को बेअसर करना लगभग असंभव सा हो गया था। उसने बहनशी के हथेली के प्रहार से सबक लिया। जैसे ही उसका हुआ क्षेत्र सक्रिय हुआ, उसने उसकी शक्ति को तुरंत नष्ट कर दिया। लू चेंजो को एक दिव्य अनुभूति हुई थी। उसने अपनी तकनीक में बदलाव किया और शिरुयु से दबाव बढ़ाने का अनुरोध किया। ये जानते हुए कि लू चेंजो मार सह सकता है, शिरुयु ने अपनी पूरी ताकत से प्रहार किया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की अंधकार में शक्ति का प्रयोग करते हुए हुआ क्षेत्र से बचाव किया और शारीरिक संपर्क के माध्यम से अपने छोटे भाई पर प्रचंड शक्ति की बौछार कर दी। लू चेंजो ने अभ्यास सत्र के दौरान चिंतन किया। उन्होंने हुआ क्षेत्र, मुट्ठी सिद्धांत और बीते 1.5 साल के अध्ययन पर विचार किया। उन्होंने शिरुयु द्वारा अपने सभी ज्ञान और एहसासों के साथ प्रदर्शित हुआ क्षेत्र की सूक्ष्मता को समझने का प्रयास किया और गहराई से चिंतन किया। शिरुयु को पता भी नहीं चला, लेकिन उसने लू चेंजो की साधना में सहायता करने के लिए अपने अभ्यास सत्र के दौरान हुआ क्षेत्र की अपनी समझ का प्रदर्शन किया। 300 से अधिक चालें चल चुकी थीं, परिणाम का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल था। एक क्षण में शिरुयु उछली और दाईं ओर घूमी, उसका लंबा पैर किसी ऋषि के शक्तिशाली दंड की तरह प्रहार कर गया। उसकी 8वीं श्रेणी की अंधकार में शक्ति के साथ मिलकर इस प्रहार में अपार शक्ति थी। ज्ञान भरी निगाहों से देखते हुए लू चेंजो मुस्कुराया और अपने विशाल बाघ के पंजे जैसे हाथ से अपनी बहन के टखने को हल्के से पकड़ लिया। साथ ही उसके पूरे शरीर से एक स्वाभाविक, व्यापक और गतिशील सूक्ष्म शक्ति निकली। लू चेंजो के इस अचानक हमले से शिरुयु अचंभित होकर एक तरफ गिर पड़ी और कलाबाजी खाने के बाद ही संभली। वह थोड़ी देर रुकी, फिर कुछ देर सोचने के बाद मुस्कुराते हुए बोली, बधाई हो, आपने हुआ क्षेत्र में यिन यांग छाता भावर बल को समझ लिया है। एक बार इस बल को समझ लेने के बाद चाहे छाते पर हजारों बूंदें ही क्यों न गिरे, डरने की क्या बात। किसी भी हमले को आसानी से रोका जा सकता है। यही हुआ का सार है। हुआ क्षेत्र में कई तकनीकें हैं, लेकिन यिन यांग छाता भावर बल उनमें से सबसे उन्नत है। मेरी समझ के अनुसार ये स्वर्गीय मकड़ी उलझाने वाली रेशम शक्ति है, जो मुख्य रूप से शक्ति को बिखेरने के लिए आपस में लिपटने पर निर्भर करती है। इसके अलावा कमजोर जलसौ रूपांतरण बल, सामान्य कवच हटाने की शक्ति, पुरानी विलो हवा की शक्ति जैसी तकनीकें भी हैं। हर तकनीक भले ही अलग अलग हो, सूक्ष्म शक्ति का लाभ उठाने के सिद्धांत से विचलित नहीं होती। मेरे साथ अभ्यास करने के लिए धन्यवाद बहनशी। अब मुझे समझ आ गया है। लू चेंजो ने मुक्केबाजी की तकनीक का अभ्यास जारी रखा, जिससे यिन यांग अम्ब्रेला वर्टेक्स फोर्स के बारे में उनकी समझ और गहरी होती गई। उनके मन में 2 यिन यांग से जुड़े काले और सफेद बाघ घूमते हुए प्रतीत हो रहे थे, मानो वे आकाश की ओर बढ़ते चक्रवात में तब्दील हो रहे हों। उनके भीतर एक अवर्णनीय शक्ति निरंतर प्रवाहित हो रही थी, जो उनकी नसों में व्याप्त थी। ये टाइगर वेनेरेट हुआ क्षेत्र था। शिरुयु ने अचानक कहा, अब से आप हुआ क्षेत्र के सच्चे उस्ताद हैं, दुनिया के आम लोगों की नजरों में एक प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञ हैं। छोटे भाई, अब आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। अंतिम वाक्य में संतोष का भाव था। कुछ महीने पहले तक लू चेंजो ने कोई पद भी हासिल नहीं किया था। उस समय मार्शल आर्ट उनके लिए एक कोरे पन्ने की तरह था। उनके जीवन में एकमात्र रंग बेसिक बॉक्सिंग था, जिसका अभ्यास करने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, और वे अपने आसपास के लोगों के विचारों से बेपरवाह थे। वे सारी यादें मानो कल की ही घटना की तरह गायब हो गईं। आज लू चेंजो ने आसमान की ऊंचाइयों को छू लिया। ... विला में लौटने पर उसके माता पिता अभी भी सो रहे थे। स्नान करने के बाद लू चेंजो के शरीर में खुले हुए एक्यू पॉइंट्स में रहस्यमयी शक्ति का निरंतर प्रवाह होने लगा। उनके क्यूई रक्त का मूल्य धीरे धीरे बढ़ने लगा, जिससे उनकी शारीरिक क्षमता में सुधार हुआ। बिस्तर पर लेटे हुए उसने मार्शल आर्ट्स ट्री को देखा। टाइगर सुप्रीम फिस्ट परफेक्शन। ठीक 1 वर्ष, न अधिक न कम।
कठिन प्रशिक्षण का फल सफलता में ही मिलता है। होंग फू के शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। मार्शल आर्ट्स का वृक्ष फला फूला और उसमें फल लगे, जिससे एक ऐसा बीज उत्पन्न हुआ जो ओब्सिडियन जैसा दिखता था और पहले बने सभी बीजों से बड़ा था, जो इसकी विशिष्टता को दर्शाता है। दिव्य बीज पर्वतीय वन संप्रभु द्वितीय श्रेणी मछली सीमा एक्यू पॉइंट में स्थित। पर्वतीय वन का राजा, 100 जीवों का सम्राट। प्रभाव 1, टाइगर विजडम स्तर 2, सामान्य मुक्केबाजी तकनीक की समझ में थोड़ा सुधार करता है। प्रभाव 2, टाइगर फॉर्म स्तर 2, टाइगर फॉर्म फिस्ट बॉक्सिंग की समझ में थोड़ा सुधार करता है। प्रभाव 3, बाघ की दहाड़, जो अपनी ध्वनि से 100 जानवरों को डरा सकती है और बुरी आत्माओं को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। पहले 2 प्रभाव ब्लैक टाइगर फिस्ट में सुधार हैं, जो पहले स्तर से दूसरे स्तर तक विकसित हो रहे हैं, थोड़ा से मामूली में बदल रहे हैं। लगता है मेरी समझ वाकई थोड़ी और बढ़ गई है। अगर द्वितीय श्रेणी की मार्शल आर्ट द्वितीय श्रेणी के दिव्य बीज के बराबर है, तो प्रथम श्रेणी की मार्शल आर्ट तृतीय श्रेणी की होनी चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि दिव्य बीजों की ऊपरी सीमा क्या है। समझ में यह वृद्धि आगे चलकर और भी बढ़ेगी, लेकिन पूर्णता के लिए आवश्यक मार्शल आर्ट भी कठिन होती जाएगी। तीसरा प्रभाव अच्छा है, ये टाइगर ईविल का उन्नत संस्करण है, जो अब केवल एक अदृश्य अवरोधक नहीं है, बल्कि वर्ड थिंग्स को वास्तव में नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। भविष्य में जब मैं वर्ड थिंग्स का सामना करूंगा, तो वर्ड ब्रेकिंग ग्लव्स के बिना भी मैं उन्हें कुछ हद तक नियंत्रित कर पाऊंगा। हालांकि विवरण के अनुसार नुकसान होने पर भी ये बहुत सीमित होगा और केवल सहायक भूमिका निभाएगा। अगर मैं केवल दहाड़ मारकर वर्ड थिंग्स को मारना चाहूं, तो यह मुश्किल होगा, चाहे मेरा गला कितना भी घिसा हुआ क्यों न हो। बहरहाल अब मेरे पास एक और तकनीक उपलब्ध है। 28 मई सुबह तड़के नाश्ते के बाद लू चेंझोऊ ने सबसे पहले क्यूई रक्त मापन कक्ष का दौरा किया। वर्तमान क्यूई रक्तमान 4.41 है। बधाई हो, आपने 8वें रैंक के मानक प्राप्त कर लिए हैं। 8वां रैंक, 7वीं से 8वीं कक्षा तक 3 महीने, एक के बाद एक सफलता हासिल करते हुए फांगशान हाई स्कूल में शायद ही कोई ऐसा छात्र होगा जो यह उपलब्धि हासिल कर सके। टाइगर सुप्रीम फिस्ट की सीमा 7वीं रैंक है। मैंने स्वेलो फॉर्म और हार्ड ची गोन का एक साथ अभ्यास करने के कारण जल्दी ही 8वीं रैंक प्राप्त कर ली। दूसरा, मैंने हाल ही में टाइगर स्पिरिट डिवाइन फिस्ट में महारत हासिल कर ली। तीसरा, मेरे एक्यू पॉइंट्स बहुत तेजी से खुल गए, जिससे लगातार ची ब्लड जमा होता रहा। लू चेंझोऊ ने मार्शल आर्ट के पेड़ की ओर देखा। युद्ध कला अर्हत कौशल, छोटी सफलता 95%। टाइगर स्पिरिट डिवाइन फिस्ट महारत 21%। अब स्वर्गीय ढेर का अभ्यास करने के अलावा लू चेंझोऊ के पास केवल 2 मार्शल आर्ट हैं जिनमें उन्होंने पूर्णता प्राप्त नहीं की है। अन्य मार्शल आर्ट में निपुणता प्राप्त करने के बाद कौशल को बनाए रखने के लिए सप्ताह में कुछ बार उनका अभ्यास करना ही पर्याप्त है। अभ्यास न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्शल आर्टरी तो है ही, इसलिए वह उन्हें भूलेगा नहीं। लू चेंझोऊ ने अपने लिए एक नई योजना बनाई। इनर बॉक्सिंग के लिए टाइगर स्पिरिट डिवाइन फिस्ट पर गहन ध्यान केंद्रित करें। जियांगनान प्रतिभा विनिमय प्रतियोगिता से पहले स्मॉल सक्सेस प्राप्त करना बेहतर होगा। ची ब्लड को फिर से बढ़ाएं और प्रथम स्थान प्राप्त करने का लक्ष्य रखें। हार्ड ची गोन के लिए आयरन क्रॉच स्किल सीखें और बाकी समय हेवनली पाइल का अभ्यास करें। हेवनली पाइल का अभ्यास करना बेहद कठिन है, लेकिन यह मूलभूत कौशल है। लू चेंझोऊ ने सुना है कि कुछ मार्शल आर्ट गुरु दिन में 12 घंटे हेवनली पाइल का अभ्यास करते हैं। जैसे जैसे एक्यू पॉइंट्स में उन्नति करना कठिन होता जा रहा है, कठिन प्रशिक्षण समय बढ़ाए बिना वह कब तक सभी 720 एक्यू पॉइंट्स को खोल पाएगा। 29 मई सुबह 0 बजे स्टोन लेक के किनारे स्थित विला नंबर 25। ट्रेनिंग के बाद शियाओ ही बिस्तर पर लेटकर अपने फोन से खेल रहा था। सोने से पहले उनकी एकमात्र नियमित दिनचर्या अपडेटेड हिडन ड्रैगन लिस्ट की जांच करना थी। ड्रैगन सन्स में वांग होंगडाओ को छोड़कर, जो पहले ही 10वें रैंक पर पहुंच चुका था, बाकी 5 हमेशा गुप्त रूप से प्रतिस्पर्धा करते थे और अक्सर दूसरों की रैंकिंग में होने वाले बदलावों पर नजर रखते थे। शाओ हे ने अभी शीर्ष 1000 तक स्क्रॉल भी नहीं किया था कि उसका चेहरा एकदम जम गया। रैंक 1722, लू चेंझोऊ, स्कोर 4700। शाओ हे अवाक रह गया, उसने 2000 से नीचे रैंक वालों पर शायद ही कभी ध्यान दिया था। उसकी स्मृति में लू चेंझोऊ लगभग 3000 रैंक का खिलाड़ी था। लगातार प्रगति करने के बावजूद उसकी रैंक के करीब पहुंचने में कम से कम 1 साल लग जाना चाहिए था। आखिरकार अब तक लू चेंझोऊ ने कोई भी कार्य पूरा नहीं किया था और वह पूरी तरह से शिक्षकों और प्रधानाचार्यों द्वारा दिए गए अंकों और प्रतिभा विकास पर निर्भर था।
क्या सूची में कोई त्रुटि हो सकती है? शाओ हे ने पेज को कई बार रिफ्रेश किया। रैंक 1722 लू चेंझोउ। क्या चल रहा है? जिनडी ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी का मुख्यालय। टॉप मार्शल यूनिवर्सिटी का सबसे महत्वपूर्ण विभाग माना जाने वाला टैलेंट रिव्यू कमेटी, जहां एक शब्द भी किसी छात्र के मार्शल आर्ट के भविष्य का निर्धारण कर सकता है। प्रतिभा समीक्षा समिति के अंतर्गत गठित हिडन ड्रैगन लिस्ट समीक्षा समिति में ऐसे कर्मचारी हैं जो मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र से बहुआयामी डेटा एकत्र करते हैं। जटिल एल्गोरिदम के आधार पर वे अंततः छात्रों को अंक प्रदान करते हैं, जिसके आधार पर हिडन ड्रैगन लिस्ट तैयार की जाती है। एक कर्मचारी गंभीर चेहरे के साथ समिति कक्ष में दाखिल हुआ और पूछा, ड्रैगन सिटी शाखा के उस लू चेंझोउ का क्या मामला है? उसने एक दिन में 3000 अंक कैसे हासिल कर लिए? क्या सिस्टम में कोई गड़बड़ी हुई है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उन्हें कई छात्रों से हिडन ड्रैगन लिस्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने वाली शिकायतें मिली थीं। अचानक एक अज्ञात लू चेंझोउ का 1000 से अधिक रैंकों पर पहुंच जाना अतार्किक प्रतीत होता था। एक महिला कर्मचारी ने हाथ उठाते हुए कहा, निर्देशक महोदय, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। निदेशक ने पूछा, मैंने उसकी फाइल की समीक्षा की है, उसने अभी तक एक भी काम नहीं किया है। उसे ये 3000 अंक कैसे मिले? मुख्यतः प्रधानाचार्य की रेटिंग के कारण। प्रधानाचार्य की रेटिंग के बारे में सुनकर निदेशक चौंक गए। शाखा विद्यालय के प्रधानाचार्य? जी हाँ, प्रधानाचार्य वांग ने कल रात लू चेंझोउ को 3000 अंक दिए। निर्देशक और वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। कमरे में क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। सू सिटी ड्रैगन मार्शल में प्रधानाचार्य का कार्यालय। वांग चांगमिंग 2 शिक्षकों की रिपोर्ट सुनते हुए हेवनली पाइल का अभ्यास कर रहा था। वू जुन ने उल्लेख किया, लू चेंझोउ में वाकई असाधारण प्रतिभा है। जब से मैंने उन्हें हेवनली पाइल क्लास सिखाई है, तब से वे लगभग हर 40 से 50 दिनों में एक EQ पॉइंट खोलने की गति को लगातार बनाए रखने में सक्षम रहे हैं। मुझे शुरू से ही लगा कि उनका शरीर असाधारण हो सकता है, इसलिए मैंने समिति को उनकी हिडन ड्रैगन लिस्ट रेटिंग बढ़ाने की सूचना दी। ली गुई ने हल्के से सिर हिलाया और आगे कहा, मुझे याद है जब उसने पहली बार स्कूल में प्रवेश किया था, तब टाइगर सुप्रीम फिस्ट ने कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं की थी। अब जब उसने 8वीं रैंक पार कर ली है, तो यह संभवतः पूर्णता तक पहुंच चुकी है। यह मत भूलिए कि वह स्वेलो फॉर्म और हार्ड ची गोन का भी अभ्यास कर रहा है। इस तरह की प्रगति कई उच्चकोटि की मूल हड्डियों वाले लोगों से भी कहीं अधिक है। लू चेंझोउ के अंकों में अचानक हुई वृद्धि का कारण सरल था। प्रिंसिपल वांग ने कल रात अचानक ही 8 प्रतिभाशाली छात्रों के क्यूई ब्लड डेटा की जांच की और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि लू चेंझोउ ने मात्र 3 महीनों में 7वें रैंक से 8वें रैंक तक की प्रगति कर ली थी। ये 3 पायदान ऊपर चढ़ना था, जो एक बेहद कठिन सफलता का स्तर है। यहाँ तक कि उच्च कोटि की प्रतिभा वाले व्यक्ति के लिए भी इसमें आमतौर पर आधा साल से अधिक समय लगता है। लू चेंझोउ की क्षमता पर विश्वास करते हुए और उसे प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रधानाचार्य वांग ने आत्मविश्वास से एक ही झटके में 3000 अंक जोड़ दिए। वांग चांगमिंग ने कहा, ठीक है, देखते रहिए। इस व्यावहारिक प्रशिक्षण में सुरक्षा की जिम्मेदारी आप दोनों पर है। प्रतिभावान वर्ग के 8 व्यक्तियों की व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए। फैंगशान में ड्रैगन सिटी हाई स्कूल के लू चेंझोउ 4 महीने की अनुपस्थिति के बाद वापस लौटे। प्रशिक्षण मैदान में उन्हें देखकर सहपाठियों ने आश्चर्य के भाव दिखाए। देखो कौन वापस आ गया है, प्रतिभाशाली लू चेंझोउ। सभी लोग मजाक में लू चेंझोउ को चिढ़ाने लगे और उसके चारों ओर जमा हो गए। लू चेंझोउ वापस आ गया है। भालू जैसी कद काठी वाला लियू हुआन छात्रावास से बाहर आया। तुरंत ही उसने लू चेंझोउ को गले लगा लिया। क्या आप किसी काम से वापस आए हैं? कुछ खास नहीं, बस आप लोगों से मिलने आया था। वाह, आपने तो बहुत अच्छा काम किया। गर्मी की परीक्षाएं नजदीक आ रही थीं, इसलिए लू चेंझोउ अपने सहपाठियों को ज्यादा देर तक रोकना नहीं चाहता था। उसने थोड़ी देर बातचीत की और जाने की योजना बनाई। तभी लियू हुआन ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, पहले थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। लू चेंझोउ ने अपने कई सहपाठियों की ओर देखा। वह वास्तव में लियू हुआन के साथ निजी तौर पर ही सही मुकाबला करना चाहता था। तो चलिए थोड़ी देर इंतजार करते हैं। ये जानते हुए कि लू चेंझोउ अपने शिक्षक से मिलना चाहता था, लियू हुआन ने कहा, ठीक है। लियू क्वानहाई ने लू चेंझोउ की पीछे हटने वाली आकृति को देखा। चेंझोउ को अब तक 7वें रैंक पर होना चाहिए था। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसने हुआ क्षेत्र में महारत हासिल कर ली है। लियू क्वानहाई ने कड़ी मेहनत की और ग्रीष्मकालीन परीक्षाओं से पहले 5वीं रैंक हासिल कर ली।
निम्न श्रेणी की मूल हड्डी होने के बावजूद क्लास बी मूल्यांकन बनाए रखना काफी प्रभावशाली था। टाइगर टीथ गल अभी भी छठे रैंक पर थी, वेन तियांगे भी छठे रैंक पर थी और युआन तियानगेंग ने हाल ही में 7वें रैंक में प्रवेश किया था, लेकिन अभी तक हुआ क्षेत्र को नहीं समझ पाई थी। उनके सहपाठी भी प्रगति कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे लू चेंझोउ ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। चेंझोउ, तुमने हाल ही में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, हिडन ड्रैगन लिस्ट में 1700वें स्थान पर पहुंच गई हो। मुझे लगा था कि इस मुकाम तक पहुंचने में तुम्हें कम से कम 1 साल लगेगा। मैंने तुम्हें कम आंका था। दफ्तर में यू झेंग राहत महसूस कर रहा था। लू चेंझोउ ने फांगशान उपहार पैकेज को याद करते हुए हार्दिक आभार व्यक्त किया। सभी शिक्षकों की मदद के बिना मैं आज यहाँ नहीं होता। होंग फू ने कहा, हमारी थोड़ी सी मदद कुछ भी नहीं है, ये सब आपके अपने प्रयासों पर निर्भर है। मैंने आयरन फेस टाइगर को बहुत पहले ही बता दिया था कि आप हिडन ड्रैगन लिस्ट में प्रथम स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता रखते हैं। लू चेंझोउ को एहसास हुआ कि होंग फू उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करता था। शिक्षकों से मिलने के बाद लू चेंझोउ को शांति का अनुभव हुआ। भविष्य में वह चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, वह जानता था कि उसे अक्सर वापस लौटना होगा। टाइगर गार्डन। एक कृत्रिम पहाड़ी पर आलस से आराम कर रहा एक काला बाघ अचानक अपनी आंखें खोलकर एक जानी पहचानी खुशबू सूंघने लगा जिसे वह लंबे समय से याद कर रहा था, और सामने घूरने लगा। बंदर वापस आ गया था। काला बाघ खड़ा हुआ और आलस्य से अंगड़ाई लेने लगा। गर्जन। एक आकृति ने कुशलतापूर्वक पहाड़ी इलाके को पार किया और बड़े ही सलीके से उतरी। भाई टाइगर, बहुत दिनों बाद मिले। वह लू चेंझोउ थे। जिन लोगों से वह मिलना चाहता था, उनसे मिलने के बाद वह अंततः विद्यालय के सार्वजनिक मार्शल आर्ट कक्ष में पहुंचा। लियू हुआन हाथ बांधे एक गुरु की तरह सजग खड़ा था। उन्होंने विचार किया, चेंझोउ, चलो एक निष्पक्ष मैच खेलते हैं। ड्रैगन सिटी में हुई पिछली प्रतियोगिता के दौरान उसे रैंकिंग में बढ़त हासिल थी। अब लू चेंझोउ 7वें रैंक पर है, वे स्वयं भी 7वें रैंक पर हैं। दोनों आमने सामने आ सकते हैं, सचमुच मुंह और लातों से एक दूसरे का सामना कर सकते हैं। लू चेंझोउ ने हल्की सी मुस्कान दी। तो कक्षा के नेता, सावधान रहना। लू चेंझोउ ने तेजी से आगे बढ़कर हमला शुरू किया। लियू हुआन एक विशाल भालू की तरह दृढ़ता से खड़ा रहा, ध्यान से देखता रहा और अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करता रहा। लू चेंझोउ के नीचे आते हुए नुकीले पंजे का सामना करते हुए वह दहाड़ा और एक ध्रुवीय भालू की तरह बर्फ तोड़ते हुए कोहनी से नीचे की ओर वार किया। वार लू चेंझोउ को लगा, लेकिन एक अदृश्य सर्पिल शक्ति ने उसे मोड़ दिया। उसके चेहरे के भाव बदल गए। क्या ये यिन यांग अम्ब्रेला स्पिन है? बिल्कुल। लू चेंझोउ की हथेली का प्रहार लियू हुआन के पेट पर लगा। लियू हुआन पीछे हट गया, उसका हर कदम भारी था, मानो वह अपनी पीठ से कोई भारी कवच उतार रहा हो, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, मुके की ताकत बिखरती गई। लू चेंझोउ हंसे। जनरल आर्मर रिमूवल फोर्स। हा, बहुत बढ़िया देखा। लियू हुआन तेजी से आगे बढ़ा और लू चेंझोउ से आमने सामने की लड़ाई में उलझ गया। उसके भालू के पंजे और बाघ के पंजे बैंग 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 की आवाज कर रहे थे, हर मुके में विनाशकारी काली शक्ति भरी हुई थी। फिर भी कुछ ही वारों के बाद लियू हुआन को पीछे हटना पड़ा, उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। गर्जन। पर्वतों का राजा, पशुओं में सर्वोच्च। लू चेंझोउ दहाड़ा, उसकी अदृश्य गति से जंगल में पक्षी चौंक गए। उस क्षण वह प्रचंड क्रोध से भर उठा, उसकी बाघ जैसी आंखों से एक सम्मोहक और रहस्यमयी शक्ति निकल रही थी। पहाड़ों पर विजय प्राप्त करने वाला बाघ पूजनीय है। ये टाइगर की गति थी। विशालकाय भालू कहे जाने वाले लियू हुआन क्षण भर के लिए चौंक गए। बस इसी क्षणिक झिझक ने उनकी पूर्ण पराजय का कारण बन गई। लू चेंझोउ की मुट्ठियां और हथेलियां ऊपर की ओर उठीं, उनकी लातें जमीन पर बरसने लगी और 10 चालों के बाद एक जोरदार घुटने के प्रहार से लियू हुआन हवा में उछल पड़े। हुआ क्षेत्र की शक्ति होने के बावजूद भी वह इतनी अपार शक्ति को बेअसर नहीं कर सका। लू चेंझोउ कांपती हथेलियों के साथ आगे की ओर उछला और इंच फोर्स का प्रयोग किया। एक जोरदार झटके के साथ लियू हुआन पीछे की ओर गिर पड़ा। उसका रक्त उबल रहा था, उसे चक्कर आ रहा था और वह दिशाहीन महसूस कर रहा था। बस बहुत हो गया, मैं हार गया। लियू हुआन ने इतनी बुरी तरह हारने की उम्मीद नहीं की थी। दोनों 7वें रैंक पर थे, दोनों ने हुआ क्षेत्र में महारत हासिल कर ली थी और लू चेंझोउ से स्वेलो फॉर्म या हार्ड चीगोन का उपयोग किए बिना उनका मानना था कि वे 300 से अधिक चालों तक टिक सकते हैं। क्या तुम ठीक हो, कक्षा के नेता? मैं ठीक हूँ।
हमारा भालू रूप शायद आपके कठोर चीगोम की तरह वार सहन न कर पाए, लेकिन यह अधिकांश रूपों से अधिक मजबूत है। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है। लू चेंझोउ ने मुस्कुराते हुए लियू हुआन की मदद की। क्योंकि यह निष्पक्ष मुकाबला नहीं था। क्यों, मैं 8वें स्थान पर पहुंच गया हूं। अलविदा कक्षा नेता। लू चेंझोउ की दूर जाती हुई आकृति को देखते हुए लियू हुआन एक पल के लिए अवाक खड़ा रहा, फिर उसने अपनी छाती पीटते हुए आकाश की ओर एक लंबी चीख निकाली। जानवर। 30 मई। इस वर्ष की पिंगजियांग मार्शल आर्ट्स हॉल विनिमय प्रतियोगिता हल्की बारिश के बीच आयोजित की गई, क्योंकि 1 दर्जन से अधिक मार्शल आर्ट्स अकादमियों के काफिले जायंट एलिफेंट फाइटिंग हॉल में पहुंचे। रिकेट सहयोगी अकादमियों से आए मित्रों का स्वागत करने के लिए रिकेन को साथ लेकर आया था। एक सादी सी दिखने वाली काले रंग की सीकिंग डाउ 6 लग्जरी कार धीरे धीरे रुकी और दरवाजा खुला, जिससे धूप के चश्मे पहने हुए कैजुअल कपड़ों में 3 लोग बिना किसी झिझक के चलते हुए दिखाई दिए। ओल्ड जी और 2 सच्चे उत्तराधिकारी भी उपस्थित थे। धिक्कार है बूढ़े जी, तुमने हद पार कर दी। ओल्ड जी के दल को देखकर वू तियानशी टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं पाया। ये दोनों ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी से हैं, हम इनसे कैसे लड़ सकते हैं। जियांग जियाओ ने भी भौहें चढ़ाकर कहा। बूढ़े जी हमें चुनौती देने के लिए यहाँ आए हैं। जी शुवानतोग ने अपने धूप के चश्मे उतारते हुए शेखी बघारी। मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। मेरे ये दोनों शिष्य सचमुच निम्न श्रेणी के मूल स्वभाव के हैं। चेंझोउ की उम्र केवल 17 वर्ष है और रूयू की उम्र मात्र 24 वर्ष है। इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आपकी बात सही है। भीड़ को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वे कई वर्षों से दोस्त थे। ऐसी छोटी मोटी बातों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। आह बूढ़े जी, आप सचमुच भाग्यशाली हैं। ये सच है, मुझे खुद लू चेंझोउ या शिरुयू में से किसी को भी पाकर खुशी होगी। अपने साथियों की ईर्ष्या का आनंद लेते हुए ओल्ड जी आत्मविश्वास से कार्यक्रम स्थल में दाखिल हुए। रिकेन ने लू चेंझोउ की दूर जाती हुई आकृति को देखा। यही वह लक्ष्य है जिसका मुझे पीछा करना होगा। वह वाकई 6ठे स्थान पर रहने वालों को नहीं हरा सका, लेकिन उनका इरादा गरिमा के साथ हारने का था। ... लू चेंझोउ और शिरुयू ने अपनी जैकेट उतार दी, फ्लाइंग स्वेलो मार्शल आर्ट्स हॉल के प्रशिक्षण वस्त्र पहन लिए, अपने धूप के चश्मे हटा दिए और आराम से विश्राम क्षेत्र में बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। लू चेंझोउ ने सहज भाव से पूछा, बहन शी, क्या आपको प्रथम स्थान प्राप्त करने का पूरा भरोसा है। शिरुयू ने जवाब दिया, कोई बात नहीं। आपका क्या हाल है। कोई बात नहीं, भूल जाए मैंने पूछा था। जी शुवानतोग एक निरंतर विजयी सेनापति की तरह गर्व से खड़ा था। इसमें कोई सस्पेंस नहीं है, बस किसी को चोट मत पहुंचाना। उन्होंने इस प्रतियोगिता के प्रतियोगियों के बारे में पहले ही शोध कर लिया था, जिनमें सबसे मजबूत प्रतियोगी रिकेन था, जिसकी साधना का स्तर 5वां था, और पिछले साल की तुलना में चौथे स्तर पर कुछ और प्रतियोगी थे। दोनों ही अनुभवी खिलाड़ी थे जिन्होंने मार्शल आर्ट्स हॉल की सैकड़ों विनिमय प्रतियोगिताओं में रैंक हासिल की थी। उनके लिए यह महज एक हल्की हवा का झोंका था। जल्द ही लू चेंझोउ की प्रतियोगिता में भाग लेने की बारी आई। अपने आखिरी मैच के बाद 1 साल बीत चुका था, वह शांत मुस्कान के साथ मंच पर चढ़े। मुट्ठी से अभिवादन करने के बाद उन्होंने हथेली के एक ही प्रहार से अपने प्रतिद्वंद्वी को हवा में उड़ा दिया। कई लगातार दौरों में उसने यही किया, यहां तक कि 9वें रैंक के प्रतियोगी भी अलग नहीं थे। ये नौसिखियों को हराने जैसा था, किसी साधारण व्यक्ति को हराने से शायद ही अधिक कठिन। चौथे ची रक्त स्तर को पार करने वाला कोई भी व्यक्ति केवल सहज प्रवृत्ति से दूसरे स्तर को पार करने वालों को परास्त कर सकता था। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। दूसरी बात यह है कि रिकेन ने भी अपने प्रतिद्वंदी को आसानी से हरा दिया। फिर आया अंतिम दौर। रिकेन ने गंभीर भाव से लू चेंझोउ की ओर देखा और गंभीरता से कहा, विशालकाय हाथी युद्ध हॉल, रिकेन, होली इमेज स्कूल। लू चेंझोउ ने सलाम लौटाया। फ्लाइंग स्वेलो मार्शल आर्ट्स हॉल, लू चेंझोउ, टाइगर फॉर्म। उसने ब्लैक टाइगर डाउनहिल की मुद्रा अपनाए और हुक पंच मारने के लिए अपने हाथ फैला दिए। प्रतिद्वंदी चाहे कितना भी कमजोर क्यों न हो, वह हमेशा अपने प्रतिद्वंद्वी का सम्मान करने के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ता था। उस क्षण में रिकेन को ऐसा लगा मानो लटकती आंखों और सफेद माथे वाला एक काला बाघ पाइन फॉरेस्ट क्योटिक स्टोन रिज से इत्मीनान से टहलते हुए बाहर आ रहा हो। उसकी सुस्त बाघ जैसी आंखों ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। मार्शल आर्ट्स की कितनी जबरदस्त आभा है। रिकेट अपनी खुशी को रोक नहीं सका और आश्चर्य से चिल्ला उठा। ऐसी आभा का मुकाबला कोई भी सामान्य 7वें रैंक का सैनिक निश्चित रूप से नहीं कर सकता था। यह 8वां रैंक था, शायद इससे भी अधिक मजबूत।
आभा का संवर्धन भी उतना ही मायावी था। यह उतना मूल अस्थि पर निर्भर नहीं था, बल्कि समझ और मन के क्षेत्र पर अधिक निर्भर था। पवित्र छवि क्षेत्र जिसका रिकेट ने सपना देखा था, जिसके लिए आभा की उच्च मांग की आवश्यकता होती है, केवल वही लोग जो वास्तव में एक अजेय आत्मा रखते हैं इसे प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि एक अजेय भावना को परिभाषित करना अत्यंत रहस्यमय बना रहा। दूसरी ओर, अगर जी शुवांटोग मानसिक रूप से तैयार न होते तो उन्हें भी झटका लगता। एक सच्चे उत्तराधिकारी गुरु होने के नाते उन्हें पहले से ही पता था कि लू चेंजो 3 महीने पहले ही 8वें रैंक पर पहुंच चुके थे। उन्हें यह भी पता था कि लू चेंजो ने प्रिंसिपल वान का ध्यान आकर्षित कर लिया था और रातों रात हिडन ड्रैगन लिस्ट में 1000 से अधिक पायदान ऊपर चढ़ गए थे। प्रतिभावान व्यक्ति की पहचान क्या होती है? एक विलक्षण प्रतिभा का धनी व्यक्ति ऐसा ही दिखता है। पब फ्यूचर एड्स धीरे धीरे संचय करते हुए और अचानक विस्फोट करते हुए, मौन रहते हुए, असाधारण प्रदर्शन करते हुए। एक बार ऐसे व्यक्ति उठ खड़े होते हैं तो वे शानदार ढंग से आगे बढ़ते हैं और पूरी दुनिया को कंपा देते हैं। बूढ़ा जी बहुत उत्तेजित था। एक जोरदार थप्पड़ के साथ रिकेन हवा में उड़ गया। लू चेंजो ने देखा कि रिकेन जमीन पर बुरी तरह गिरा, फिर धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से नीचे उतर गया। रिकेन जानता था कि उसका पद उतना ऊंचा नहीं है, फिर भी उसने सीधे उसका सामना करने का विकल्प चुना। यह एक ऐसा साहस था जिसकी लू चेंजो ने दिल से सराहना की। अगर वह खुद होता तो वह निश्चित रूप से अपनी लड़ने की रणनीति बदल देता। लू चेंजो चैंपियन, मेजबान ने उत्साहपूर्वक घोषणा की। नेताओं ने भी उत्साहपूर्वक तालियां बजाईं। मार्शल आर्टिस्ट परिणाम का पूर्वाभास होने के कारण अविचलित रहे। एक ही मौके से 2 लाख रुपये जमा हो गए। उड़ती हुई अबाबील, समुद्र में उड़ती हुई बेरोक-टोक फ्लाइंग स्वेलो। मार्शल आर्ट्स हॉल के मित्रों और परिवारजनों ने जोर शोर से जयकारे लगाए। उनमें सबसे खुश ओल्ड झांग थे, जिन्होंने लू चेंजो की मौजूदा प्रसिद्धि का लाभ उठाते हुए शुरुआत में मॉर्टल बोन ऐप की स्थापना की, जिसके अब लगभग 1 लाख पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। अभी सिर्फ 1 साल ही बीता था, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। ओल्ड झांग हमेशा से ही कुछ हद तक महत्वाकांक्षी थे, स्टार्टअप के दौरान नुकसान के लिए भी तैयार थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उन्हें थोड़ा मुनाफा हुआ। उन्होंने सू शहर में लू चेंजो की बढ़ती प्रसिद्धि का लाभ उठाने की योजना बनाई और उनसे उत्पाद का प्रचार करने का अनुरोध किया ताकि भविष्य में और विस्तार किया जा सके। निम्न वर्ग की मूल हड्डियों वाले 10 अरब लोग, सभी संभावित बाजार। दोपहर में भी शी रुयू ने प्रतियोगिता में अपना दबदबा बनाए रखा और आसानी से पहला स्थान हासिल कर लिया। बूढ़ा जी अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह जिला सरकार से एक बार फिर 6 लाख रुपये हासिल करने में कामयाब हो गया था। अंत में समापन भाषण के दौरान, शानदार प्रतियोगिता के लिए मार्शल आर्टिस्टों को धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप सभी मार्शल आर्ट में सफल हों और मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद हमारे गृहनगर के विकास में योगदान दें। इन मौद्रिक पुरस्कारों के पीछे जिला सरकार का मकसद प्रतिभाओं को बनाए रखना था। मार्शल आर्टिस्ट वास्तव में महत्वपूर्ण संपत्ति थे। लू चेंजो ने फिर भी वहीं रहने की योजना बनाई थी। 35 वर्ष का होने से पहले वह इन विनिमय प्रतियोगिताओं का लाभ उठाकर एक अच्छा वार्षिक पुरस्कार अर्जित करना चाहता था। उन्हें उम्मीद थी कि आयोजक इसके लिए उन पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। चेंजिंग रूम में लू चेंजो ने कैजुअल कपड़े बदल लिए। एक लंबा चौड़ा व्यक्ति अंदर आया, वह रिकेन था। उन्होंने अपने हमेशा की तरह अति नाटकीय लहजे में बात की। लू, एक दिन मैं तुम्हें फिर से चुनौती दूंगा। पवित्र प्रतिमा का राजा जो अमेरिका के बीहड़ों में विचरण करता है, दुर्जय योद्धाओं की इस भूमि पर कदम रखेगा। लू चेंजो मुस्कुराए और बोली, तो मैं आपकी चुनौती का इंतजार करूंगा। वह उनके अगले टकराव का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पौराणिक पवित्र प्रतिमा राजा का व्यवहार कैसा था? वेंडा की कार सड़क पर चल रही थी। शी रुयू मार्शल आर्ट्स हॉल जा रही थी। अचानक पीछे की सीट पर बैठी जी शुवांटोग ने कहा, चेंजो रुयू, मैं अब से यह कार तुम दोनों को ही दे रहा हूं। शी रुयू इसे विश्वविद्यालय तक चलाकर ले जाए, इससे भविष्य में तुम्हारा सफर आसान हो जाएगा। शी रुयू ने पूछा, गुरुजी, फिर आप कौन सी गाड़ी चलाएंगे? जी जुआनटोग ने लापरवाही से उत्तर दिया, मैंने एक वेंडा 9 खरीदी। चेंजो का शुक्रिया, मुझे दाओइस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से टॉप एंड मॉडल पर 10% की छूट मिली। चेंजो, अगले साल अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना याद रखना। अब वृद्ध जी वास्तव में अपने दोनों सच्चे शिष्यों को अपने बच्चों के समान मानते थे। एक सेकंड हैंड वेंडा 6, भले ही वह पुरानी और फीकी पड़ चुकी हो, बाजार में अभी भी कई लाख रुपए की थी। उनके पास एक लिमिटेड एडिशन कलेक्टेबल मॉडल था और उन्होंने बिना किसी झिझक के उसे बेचने की पेशकश की। समझ गया गुरुजी।
ओल्ड जी की ओर से कुछ क्षणों की चुप्पी छाई रही, फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, 1 साल से ज्यादा समय से तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। सच कहूं तो मेरी वर्तमान शक्ति के साथ शायद मैं तुम्हारी प्रतिभा का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर भविष्य में तुम्हें अपना सच्चा उत्तराधिकारी गुरु बदलना पड़े तो मुझे बता देना। सच्चा उत्तराधिकारी होना महज एक उपाधि है, अगर तुम चाहो तो मुझे गुरु कह सकते हो, और अगर नहीं तो भी कोई बात नहीं। ओल्ड जी के शब्दों में उदासी का भाव था। ये उनकी सच्ची भावनाएं थीं। उनके दोनों शिष्यों का भविष्य उज्ज्वल था, विशेषकर चेंजोऊ का, जिसमें असीम क्षमता थी। ये स्वाभाविक था कि शक्तिशाली व्यक्ति उन पर ध्यान देंगे और उन्हें अपना सच्चा शिष्य बनाना चाहेंगे। विधि के अनुसार प्रथम सच्चे उत्तराधिकारी गुरु होने के नाते किसी भी परिवर्तन से पहले उनकी सहमति आवश्यक थी। श्री रुयु ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं होगा गुरुजी। जैसा कि आप जानते हैं, मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के बाद हम अपने पुण्य कर्मों के बदले अपनी सभी आवश्यक संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। आपके सच्चे शिष्य होना हमारा सौभाग्य है। ऐसा हो सकता है, लेकिन सच्चे शिष्य होने के अपने फायदे भी हैं। लू चेंजुओ को फांगशान के मास्टर वान की याद आई। वह एक बार उसे अपना सच्चा शिष्य बनाना चाहता था, लेकिन उसने इनकार कर दिया था। हे गुरु, मुझे यहाँ तक लाने के लिए आप ही सब कुछ हैं, मुझे बदलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लू चेंजुओ ने दृढ़ता से कहा। बूढ़े जी को अंदर से बहुत संतुष्टि महसूस हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, खैर, भविष्य में फैसला करना आप दोनों पर निर्भर है, मैं आपको नहीं रोकूंगा। 1 जून, जब लू चेंजुओ जागा तो उसने अपने फोन पर एक सूचना देखी। आपके खाते, जिसका अंक 9527 पर समाप्त होता है, में 200,000 युआन का भुगतान प्राप्त हुआ है। टिप्पणी, पुरस्कार राशि, वर्तमान शेष राशि 240,000 है। नियमों के अनुसार मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में मिलने वाली पुरस्कार राशि जो 5 लाख युआन से अधिक नहीं होती, उस पर कर नहीं लगता, लेकिन 5 लाख युआन से अधिक की किसी भी राशि पर 20% आयकर देना अनिवार्य है। कुछ अच्छी तरह से वित्तपोषित संगठन प्रतिभाओं पर अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए कर का भुगतान भी कर देते हैं। दाओवादी विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने भी ऐसा ही किया। कम से कम इससे मेरी तात्कालिक वित्तीय परेशानियां तो कम हो जाएंगी। मार्शल आर्ट्स ट्री के अलावा लू चेंजुओ की तेजी से हो रही प्रगति के लिए हर महीने प्रचुर मात्रा में मार्शल आर्ट्स सप्लीमेंट्स की आवश्यकता थी। निवेश के बिना मार्शल आर्ट्स में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। उसके पास अगस्त में होने वाली प्रतियोगिता तक के लिए पर्याप्त 39 महान पुण्य अंक थे। पुरस्कार राशि जीतने के बाद वह मिशन पर जाने के बारे में सोचे बिना शांतिपूर्वक विद्यालय में साधना जारी रख सकता था। मार्शल आर्ट का अनुभव आवश्यक था, लेकिन सुरक्षा हमेशा सर्वोपरि थी। लू चेंजुओ ने कैलेंडर पर एक नज़र डाली। 2 महीने बाद उसे मार्शल आर्ट्स कॉलेज की प्रवेश परीक्षा देनी थी। गर्मियों के बाद स्कूल में प्रतिभाशाली छात्रों का एक नया बैच प्रवेश लेगा और प्रतियोगिता और भी कड़ी हो जाएगी। दोपहर को ओल्ड तियान ने एक संदेश भेजा जिसमें सभी को तैयार रहने को कहा गया था। व्यवहारिक प्रशिक्षण की तारीख तय हो चुकी थी। 9 जून को प्रतिभाशाली छात्रों की कक्षा के 8 छात्रों को योजना को अंतिम रूप देने के लिए स्टोन लेक पुलिस विभाग जाना था। ऑपरेशन उसी रात शुरू होगा और 10 जून की सुबह से पहले समाप्त हो जाएगा। लू चेंजुओ में अत्यावश्यकता की भावना घर कर गई। वह दिन आ गया था, उसे अलौकिक शक्तियों वाले पंथवादियों का सामना करना पड़ सकता था। उसने अपने प्रशिक्षण वस्त्रों के नीचे पहने सुरक्षात्मक गियर पर हाथ फेरा और मार्शल आर्ट के वृक्ष की ओर देखा। अर्हत कौशल, छोटी सफलता 98%। मुझे 1 सप्ताह के भीतर तांबे के बुद्ध अर्हत शरीर को प्राप्त करना होगा। वान गैंग हाल ही में ग्रीष्मकालीन परीक्षाओं की तैयारी में इतना व्यस्त था कि वह क्रॉस ट्रेनिंग में मदद नहीं कर पा रहा था। क्रॉस ट्रेनिंग रोबोट पर निर्भर रहना कारगर नहीं था, इसलिए लू चेंजुओ को एक नया साथी ढूंढना पड़ा। स्टोन लेक के किनारे स्थित विला नंबर 13। लू चेंजुओ ने दरवाजा खटखटाया। कुछ ही देर बाद पायजामा पहने एक युवती ने दरवाजा खोला। हेलो, मैं श्री चेन को ढूंढ रहा हूँ। प्रिय, कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। कौन है भाई? पता नहीं। कदम कदम कदम। भारी कदमों की आहट सुनाई दी, मानो हजारों लोगों का भार ढो रहे हों। तभी एक तगड़ा आदमी, जिसके बाल छोटे छोटे कटे हुए थे, जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर 90 सेंटीमीटर थी और जिसने बिना आस्तीन की कमीज पहनी हुई थी, दरवाजे पर प्रकट हुआ। उसने अपने सामने खड़े युवक की ओर देखा और पूछा, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? मेरा नाम लू चेंजुओ है। क्या वो प्रतिभाशाली छात्रों की कक्षा वाला है? हाँ। क्या आप हार्ड ची गोंग सीखना चाहते हैं या ड्रैगन फॉर्म फिस्ट? हार्ड क्यू ई गोंग।
हार्ड ची गोन की ट्यूशन फीस काफी महंगी है, 1 घंटे के लिए 1 ग्रेड मेरिट मिलती है। आयरन पाइन ड्रैगन चेन जीयू शाखा विद्यालय में एकमात्र शिक्षक थे जो हार्ड ची गोन में विशेषज्ञता रखते थे। दुर्लभता से ही मूल्य उत्पन्न होता है, एक महान गुण के लिए एक सबक महंगा नहीं होता। इसके अलावा इस आदमी में दूसरी बेड़ियों को तोड़ने की ताकत है। लू चेंझो ने दांत भींचकर दृढ़ता से कहा, ठीक है, अंदर आ जाओ। लू चेंझो चेन जियू के घर पहुंची, जो आरामदायक और सादा था। फर्श पर जुड़वां बच्चे ईंटों से खेल रहे थे। वे इतने छोटे थे कि अगर कोई अमर भी उन्हें मार्शल आर्ट सिखाता तो भी वे उसे सीख नहीं पाते। चेन जियू ने कहा, मेरे पास हार्ड ची गोन की बहुत सी तकनीकें नहीं हैं, बस आयरन आर्मर स्किल, आयरन हेड स्किल, आयरन शील्ड स्किल, आयरन आर्म स्किल, आयरन लेग स्किल, आयरन सेंट पाम, अरहत बॉडी 18 अरहत गोल्डन बॉडी स्किल। आप इनमें से कौन सा सीखना चाहते हैं? लू चेंझो ने कहा, श्रीमान चेन, मैं आपसे आयोजित होने वाले अभ्यास सत्र में सहायता मांगना चाहता हूं। आप कौन सा कौशल विकसित कर रहे हैं? अरहत कौशल। कौन सा क्षेत्र? महान सफलता की ओर अग्रसर। स्पैरिंग के लिए तो यह वास्तव में सस्ता है। आप ब्रेकथ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? हाँ, अपनी क्षमता दिखाओ, देखते हैं तुम्हारा अग्नि नियंत्रण कौशल कैसा है। लू चेंझो ने अपने प्रशिक्षण वस्त्र ऊपर उठाकर अपना ऊपरी शरीर दिखाया, जिससे हल्की काली रोशनी निकल रही थी। ये कालापन उस समय की तुलना में अधिक धात्विक था जब उसने पहली बार छोटी सफलता प्राप्त की थी। चेन जियू, जिसने लंबे समय से अपनी अरहत कला में महारत हासिल कर ली थी, ने लू चेंझो के ऊपरी शरीर का बारीकी से निरीक्षण किया और तरबूज की जांच करने की तरह कभी कभी उसे थपथपाया। सांस लो, मुंह बंद करो, अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करो। ठीक है। लू चेंझो ने तुरंत सांस ली और अपनी ची ऊर्जा का संचार किया। नसें फूल गईं और मांसपेशियां सूज गईं। धप धप धप। थोड़ा टटोलने के बाद चेन जियू ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, बुरा नहीं है, हम ये करेंगे। तुम मुझे 50 महान पुण्य दो, फिर हर दिन 2 घंटे यहाँ आकर अभ्यास करो और मैं तुम्हें 1 महीने के अंदर महान सफलता दिला सकता हूँ। लू चेंझो ने कहा, उद्धरण चिन्ह ... श्री चेन, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। कैसा रहेगा अगर मैं आपको 14 महान पुण्य दूं और आप मेरे साथ 1 सप्ताह तक प्रतिदिन 2 घंटे कुश्ती का अभ्यास करें? उसे चिंता थी कि अगर उसने बहुत कम पाठों के लिए भुगतान किया तो चेन जियू को शायद यह न लगे कि यह उसके समय के लायक है। इसलिए उन्होंने प्रति घंटे 1 महान पुण्य कमाने की दर को ही चुन लिया। चेन जियू ने लू चेंझो की ओर देखा और कुछ क्षण चुप रहने के बाद कहा, अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो 1 हफ्ता बिल्कुल भी काफी नहीं होगा। मैंने अरहत कौशल बहुत पहले ही सिद्ध कर लिया था। सू शहर में दुष्ट बाघ समेत मुझसे बेहतर हार्ड ची गोन का अभ्यास करने वाला शायद ही कोई हो, और मैं खुद को क्रॉस ट्रेनिंग में कुछ हद तक कुशल मानता हूँ। मुझे सफलता पाने में 1 महीना लगा। मैं आपको यह इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपकी उन कुछ महान खूबियों का फायदा उठा सकूं। फिर उन्होंने अपना कार्ड दिखाया। महान पुण्य शेष 8422। इतना अमीर? लू चेंझो सोचने पर मजबूर हो गई। वह जानता था कि चेन जियू उसे पैसों के लिए धोखा नहीं देगा। यहाँ जो लोग प्रशिक्षण दे सकते थे वे क्षमता और नैतिक चरित्र दोनों ही दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्टिस्ट थे। लेकिन वह सचमुच कंगाल था। लू चेंझो ने गंभीरता से कहा, श्री चेन, मेरे पास वास्तव में इतने पैसे नहीं हैं। चलिए अभी 1 सप्ताह के लिए ही कोशिश करते हैं। अगर यह पर्याप्त नहीं हुआ तो मैं बाद में पढ़ाई जारी रखूंगा। आशा है आप समझेंगे। उन्हें लगा कि 1 हफ्ते में उन्हें सफलता मिल सकती है। चेन जियू ने हल्की सी आह भरी। ठीक है, 14 खूबियों को भूल जाओ, बस मुझे 10 दे दो। चेन जियू छात्रों की कठिनाइयों को समझते थे, विशेषकर लू चेंझो जैसे छात्रों की, जिन्होंने बीच में ही अपना रास्ता बदल लिया और महान पुण्य अर्जित करने का अवसर नहीं मिला। उनके बोलने के तरीके से ऐसा नहीं लगता था कि वे धनी हैं। थोड़ी सी मदद भी मायने रखती है, इससे अच्छे कर्म बनते हैं। 10 मेरिट यूनिट के साथ 14 घंटे की पैदा क्लास के लिए भुगतान करना बहुत ही किफायती है। उनके जैसे उच्च स्तरीय अभ्यासी के लिए समय सबसे अनमोल संसाधन है। चेन जियू को पुण्य के इन साधनों की ज्यादा परवाह नहीं थी, वह तो बस स्कूल द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा कर रहे थे। लू चेंझो ने कृतज्ञता का भाव प्रदर्शित किया। धन्यवाद श्रीमान चेन, जल्दी उत्साहित मत होइए, मेरा पैदा सहना आसान नहीं होगा। अगर आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप दर्द निवारक दवाएं खरीद सकते हैं, वरना अगर आप बेहोश हो जाते हैं तो मुझे दोष मत देना। पहले एक बार कोशिश करके देख लेते हैं और अगर मैं इसे सहन नहीं कर पाया तो मैं कुछ दवा खरीद लूंगा।
लू चेंझोऊ को अपनी इच्छाशक्ति पर पूरा भरोसा था। वह प्रतिदिन 6 घंटे तक स्वर्गिक चिता की पीड़ा सहन कर सकता था। चेन जियू लू चेंझोऊ को अपने प्रशिक्षण कक्ष में ले गया, जहां दीवारें ताकतवर लोगों के पोस्टरों से ढकी हुई थीं, उनकी शैली, उनका अंदाज। ये वास्तव में कांगटियन ड्रैगन किंग था। क्या आपको भी ड्रैगन किंग पसंद है, शिक्षक? मैंने उसी की वजह से ड्रैगन फॉर्म का अभ्यास करना शुरू किया। क्या तुम भी उसे पसंद करते हो? हाँ, लेकिन मैं टाइगर फॉर्म का अभ्यास करता हूँ। तो फिर तुम उसे उतना पसंद नहीं करते, झूठे प्रशंसक। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चेन जियू ने लू चेंझोऊ को स्थिति में आने के लिए कहा। उसने अपनी शर्ट उतार दी, जिससे उसका शरीर हल्की सुनहरी चमक से जगमगाता हुआ दिखाई दिया, जो उसके क्रू कट हेयर स्टाइल के साथ मिलकर उसे सचमुच शाओलिन मंदिर के स्वर्ण अर्हत जैसा बना रहा था। लू चेंझोऊ की आंखों की पुतलियों में एक छोटी सुनहरी आकृति प्रतिबिंबित हो रही थी। ठीक से खड़े हो जाओ। अगर तुम अपनी सीमा तक पहुंच जाओ तो बस रुकने के लिए चिल्लाओ। खुद पर ज्यादा दबाव मत डालो। ठीक है। लू चेंझोऊ स्थिर खड़ा रहा और चेन जियू ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई, जो सुनहरे जैब की तरह चिकनी थी। ऐसा नहीं था कि उस पर कोई कठोर निशान नहीं थे, बल्कि कठोर निशान पूरी तरह से एक चमकदार सुनहरी परत में बदल गए थे। पाप चेन जियू की पैदा, चाहे शक्ति के मामले में हो या सटीकता के मामले में, वान गैंग की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली थी। हार ची गोंग द्वारा सुरक्षित होने के बावजूद लू चेंझोऊ को अपने शरीर के कई अप्रशिक्षित हिस्सों में तुरंत ही तेज दर्द महसूस हुआ। केवल इसलिए कि उनके पास लौह बुद्ध अर्हत शरीर था, वे इसे सहन कर सके। अन्य 8वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट शायद 10 मिनट भी नहीं टिक पाते और नीले पत्थर के टुकड़े की तरह चकनाचूर हो जाते। दर्द सहन करो और चिल्लाओ मत, इससे तुम्हारी ऊर्जा चीख बाधित हो सकती है। चेन जियू ने चुपचाप खड़े लू चेंझोऊ की ओर देखा। लड़के की पीठ पर पहले से ही लाल रंग के हाथों के निशान थे। आधे घंटे बाद चेन जियू ने थोड़ी हैरानी दिखाई। बहुत बढ़िया, तुम्हारी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। लू चेंझोऊ एक मूर्ति की तरह खड़ा था, दांत भींचे हुए, पसीने से तरबतर। ऐसा लग रहा था मानो उसका पूरा शरीर भट्टी में डाल दिया गया हो, जलती हुई आग और भाप से झुलस गया हो। 1 घंटे बाद चेन जियू के चेहरे पर अब गंभीर भाव थे। शाबाश, तुममें कुछ खास बात है। पहले तो उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पिछले कई दशकों में बहुत से लोग उनसे हार ची गोंग सीखने आए थे, लेकिन किसी ने भी उनका ध्यान आकर्षित नहीं किया था। हालांकि प्राचीन काल में हार ची गोंग का अभ्यास निम्न वर्ग के लोग करते थे, लेकिन इसके लिए प्रतिभा की भी आवश्यकता होती थी। पब फ्यूचर विज्ञापन। लू चेंझोऊ का शरीर पसीने से तरबतर था, जो प्रशिक्षण कक्ष के फर्श पर बह रहा था। उसके शरीर पर खून के धब्बे थे, जो इस बात का संकेत दे रहे थे कि उसे चोट लगी है। उसका शरीर मजबूत था, गोल्डन जेड मरहम लगाने के बाद ये मामूली चोटें लगभग रात भर में ठीक हो जाएंगी। क्या आप रुकना चाहते हैं? शिक्षक जी, जारी रखिए, रुकिए मत। आप कब तक इसे सहन कर सकते हैं? बस 1 घंटा और। लू चेंझोऊ ने मार्शल आर्ट के पेड़ की ओर देखा। अर्हत कौशल, छोटी सफलता 98%, छोटी सफलता 99%। उसका लक्ष्य आज ही 100% सफलता प्राप्त करना था, और अगले कुछ दिनों में उसे बड़ी सफलता की उम्मीद थी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह कुछ और दिनों की क्लास खरीद लेगा। उसे व्यावहारिक प्रशिक्षण से पहले बड़ी सफलता प्राप्त करनी ही थी। बहुत बढ़िया, आप लचीले हैं और कठिनाइयों को सहन कर सकते हैं। हार ची गोंग के लिए एक अच्छा बीज। 1.5 घंटे बाद चेन जियू ने पूछा, क्या आप अभी भी जारी रख सकते हैं? उसके हाथों पर खून के निशान दिखने लगे थे, लू चेंझोऊ का खून। मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप लगातार प्रशिक्षण जारी नहीं रख सकते। शिक्षक, मैं संभाल सकता हूँ। तो क्या हुआ? आपकी इच्छाशक्ति तो कर सकती है, लेकिन आपका शरीर नहीं। आज के लिए घर जाओ, स्नान करो और अपने शरीर पर पर्पल जेड ऑइंटमेंट लगाओ। क्या गोल्डन जेड ऑइंटमेंट ठीक रहेगा? You've lost weight. Why does it come back? 9 interesting facts about Indira Gandhi. The Kardashian fight that shocked the world. हाँ, लेकिन इसके प्रभाव पहले वाले जितने अच्छे नहीं हैं। अगर आप जल्दी सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको घाव भरने की प्रक्रिया को तेज करने और शरीर को मजबूत बनाने के लिए बेहतर दवा की जरूरत है। नियमित पैदा और क्रॉस ट्रेनिंग के लिए गोल्डन जेड ऑइंटमेंट का इस्तेमाल ठीक है। आपके पास अभी भी पुण्य इकाइयां हैं, है ना? मैं करता हूँ। आज मैंने आपको पर्याप्त समय नहीं दिया, मैं कुछ दिनों में इसकी भरपाई कर दूंगा। धन्यवाद शिक्षक। लू चेंझोऊ ने कपड़े पहने और श्रीमती चेन की सतर्क निगाहों के बीच से निकल गया। तुम उस बच्चे पर इतना कठोर क्यों हो? मैं उस पर कठोर नहीं हो रहा हूँ, वह खुद पर बहुत कठोर हो रहा है।
साधारण परिवारों से आने वाले लोग, जिन्हें अचानक ज्ञान प्राप्त होता है, सब कुछ खोने के डर से उस अवसर को पूरी शिद्दत से थामे रहते हैं। मैं उसे अच्छी तरह समझता हूँ, आखिर मैंने भी तो शुरुआत ऐसे ही की थी। श्रीमती चेन ने चेन जियू को स्नेहपूर्वक गले लगाते हुए कहा। सौभाग्य से आप पहले से ही एक मार्शल आर्टिस्ट हैं। अब किसी को परवाह नहीं है कि आप कभी एक निम्न श्रेणी के व्यक्ति थे, वे आपको केवल मिस्टिक लिस्ट में एक मास्टर के रूप में जानते हैं। आयरन पाइन ड्रैगन चेन जियू मिस्टिक लिस्ट में 77वें स्थान पर। चिकित्सा कक्ष। मुझे पर्पल जेड ऑइंटमेंट का एक डिब्बा चाहिए। योग्यता की 4 इकाइयाँ। अपना कार्ड स्वाइप करने के बाद लू चेंजोओ के पास केवल 25 यूनिट ग्रेट मेरिट ही बची थी। हार्ड ची गोंग वाकई महंगा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्राचीन काल में निम्न वर्ग के जो लोग हार्ड ची गोंग का अभ्यास करते थे, वे अक्सर कम उम्र में ही मर जाते थे। वे औषधीय दवाओं का खर्च वहन नहीं कर सकते थे। इनर बॉक्सिंग स्वास्थ्य संरक्षण पर केंद्रित है, लेकिन हार्ड ची गोंग आत्म विनाशकारी है। इसका अभ्यास करना बहुत खतरनाक है। सौभाग्यवश अब विज्ञान और मार्शल आर्ट चिकित्सा के विकास के साथ, यदि कोई व्यक्ति पैसा खर्च करने और नियमित जांच कराने के लिए तैयार है, तो कोई भी दीर्घकालिक बीमारी नहीं रहेगी। वह चुपचाप घर लौट आया। बड़ों को दिखाना नहीं चाहता था, वरना वे फिर से डांटते। खून से सने प्रशिक्षण के कपड़े बदलने और नहाने के बाद उसने मरहम को समान रूप से लगाया। मरहम की हल्की औषधीय शक्ति उसके शरीर में समा गई और घाव उतने दर्दनाक नहीं थे जितना उसने सोचा था। बिल्कुल, आपको वही मिलता है जिसके लिए आप भुगतान करते हैं। गोल्डन जेड ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करना बहुत दर्दनाक था। काफी समय बचा था, इसलिए लू चेंजोओ ने सोने से पहले कुछ देर तक स्वर्गीय ढेर का अभ्यास किया। रात भर उसे सपना आता रहा कि उसका शरीर कीड़ों से भरा हुआ है। अगर कैमरे से रिकॉर्ड किया जाता तो पता चलता कि उसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर लगी चोटें धीरे धीरे ठीक हो रही थीं और उसकी मांसपेशियां लगातार सिकुड़ती और टकराती हुई हल्की चटकने की आवाज कर रही थीं, मानो उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ रही हो।